चलिए ये सारी बातें होती रहेंगी। अब हमारा क्लास स्टार्ट होता है। पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ये हो गया स्क्रीन शेयरिंग ऑन। ठीक, अब खोल लेते हैं आज का नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। फिर आज के क्लास में हम इससे पहले क्लास में जो है हम फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर और जो छोटे माइनर राइटर थे, ठीक, उनको हमने कवर किया था। बेसिकली हम एज ऑफ रिवाइवल, रेनेसांस जो कहिए वो पढ़ रहे हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी हम पिछले क्लास में इसको डिस्कस किए थे अच्छे से। आज की क्लास में हम एलिजाबेथन पीरियड के मेन डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। बेसिकली जब व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ literature during the Elizabethan period, we mainly think of drama, because this is the period that gave us drama of university wits, drama of William Shakespeare, and essays of Francis Bacon. And that's why this period, particularly Elizabethan period, is known in the history of English literature as a golden period. And we will discover how and why this is called the golden period of English literature. As we go on, we will also notice some other developments, like apart from drama we will be noticing some changes in prose and other things. In this class we will not talk that much about poetry, because we have already discussed a lot about poetry of this period. And one more thing is very remarkable about this, that in this period the main genre or the main focus was drama, right? I think someone has raised their hand. हाय, हेलो, सब बढ़िया। चलिए, तो इस पीरियड में हम ज़्यादा ड्रामा कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पीरियड में जो है नहीं लिखा गया है, पोइट्री लिखा गया है, लेकिन उनको हम कवर कर चुके हैं या आने वाले क्लास में कवर करेंगे। या इस पीरियड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है तो हमारा ड्रामा का, प्ले का। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा रहा है जो कि पिछले क्लास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, ले मोर्टे डे ऑर्थर किसकी लिखी हुई किताब है? ले मोर्टे डी ऑर्थर किसकी लिखी हुई किताब है? पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। ले मोर्टे डी ऑर्थर, हु हैज़ रिटन ले मोर्टे डी ऑर्थर? बताइए, ले मोर्टे डी ऑर्थर किसने लिखा? थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी। यूटोपिया किसने लिखा है? यूटोपिया, थॉमस मूर। तो थॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा है, थॉमस मैलोरी ने ले मोर्टे डे ऑर्थर लिखा। अच्छा, ले मोर्टे डे ऑर्थर से रिलेटेड 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि इसका कंटेंट यूज़ करके बहुत से सक्सीडिंग राइटर, यानी कि आने वाले टाइम के राइटर ने यूज़ किया है। बेसिकली ये फेमस है फॉर द स्टोरी ऑफ राउंड टेबल नाइट के। ले मोर्टे डे ऑर्थर का एक आप कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए कि इसमें जो स्टोरी बताई गई है दैट सराउंड्स अराउंड राउंड टेबल, मतलब एक बेसिकली एक थीम है कि वहाँ नाइट होते हैं, किंग के नाइट बेसिकली जो उनके लिए लड़ रहे होते हैं, वॉरियर, इफ यू हैव टू से इन अदर वर्ड्स, और राउंड टेबल, स्टोरी ऑफ राउंड टेबल। तो ले मोर्टे डे ऑर्थर को राउंड टेबल की वजह से, हम राउंड टेबल स्टोरी ऑफ नाइट्स की वजह से जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वेलकम टू दिस क्लास नंबर 4. We have discussed a lot in preceding class 1, 2, 3, and I think we have built enough base so that we can now talk about this period in which we mainly saw the development of drama, and mainly by William Shakespeare. And that's why in many ways this period is sometimes referred to, and not sometimes, most of the time referred to as the age of William Shakespeare. So the major figure of literature in this period will be obviously the William Shakespeare. चलिए चलते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने क्लास की शुरुआत एक वर्ष से करेंगे। इसको लिखा है जॉन कीट्स। आप जरूर इनके बारे में सुने होंगे। इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड अलॉन्ग विद पी.बी. शेले, रॉबर्ट बर्टन एंड अदर्स।
रॉबर्ट सदे, सॉरी बर्टन नहीं, और उनके पोम का नाम था एंडेमियन, ठीक है, या कलेक्शन का नाम था एंडेमियन, उसी का ये ओपनिंग लाइन है, ठीक। लिखा हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कहने का यहाँ पर मीनिंग ये हुआ कि जो ये कोई भी चीज़ है अगर वो ब्यूटीफुल है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कि अगर वो सुंदर है, लुक्स प्लीजिंग, ग्रेटिफाइंग, फैसिनेटिंग, ठीक, ये जॉय फॉर एवर के लिए, मतलब ये आपको हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए आनंद देगी, जॉय देगी, ठीक। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो लवलीनेस है, ठीक, वो इंक्रीज़ होता है, और इट विल नेवर पास इनटू नथिंग, ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं लेमन टर्म में कि आप अगर किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने किसी एक बहुत अच्छे फ्लावर को देखा, ठीक, फ्लावर को देखा, तो ये तो सही है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, डिपेंडिंग ऑन द फ्लावर एंड द क्वालिटी ऑफ इट, वो फ्लावर ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसको देख करके जो आपके अंदर इम्प्रेशन हुआ है, आपके अंदर जो फीलिंग्स आई हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो जॉय आपको मिला है। जैसे आप कहीं किसी मोनूमेंट को जा कर के देखते हो, मोनूमेंट बेसिकली आप हिंदी में शायद उसको बोलते हैं स्मारक, आई थिंक यस, स्मारक। होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई जा कर के ताजमहल देखा, ठीक, तो आप उसको देख लिए वहाँ से, अब वहाँ तो आप बैठे नहीं हुए हमेशा देखने के लिए, आप आ जाओगे, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है वो आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक। दैट्स व्हाई इट सेज के पासेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप बोलोगे अरे ठीक है आप ताजमहल से उब गए हैं। तो दैट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ क्रिएटेड अपॉन लुकिंग एट सम ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यही बात है कि अगर हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ती है, और वो इम्प्रेशन जो है हमेशा हमारे साथ रहता है, ठीक है, और वो हमारे लिए हमेशा का एक जॉय का सामान बन जाती है। या जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिले, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेसिडेंट से मिलने का जो है ये हुआ, ठीक, यहाँ के इंडिया के प्रेसिडेंट से या किसी कंट्री के भी किसी ऐसे हेड से मिलने का ये हुआ, तो क्या हुआ कि आप उससे एक बार मिलोगे, ठीक है, लेकिन इसका जो जॉय है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, इवन इफ दैट पर्सन perishes, means dies or pass away. So this is the gist that can be interpreted in one of the ways through this line, ठीक। आप इसको दूसरे वे में भी जो है आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर थिंग्स, ठीक। चलिए, ये जॉन किट्स का लिखा हुआ था, ये एंडेमियन का। इससे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको ये लाइन दे देगा और दो पूछ सकता है, पूछेगा कि these are the lines of which poem, एंडेमियन। ये दूसरा पूछेगा कि which poet has written these lines, तो जॉन किट्स होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इस पीरियड में हमको पढ़ना है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में, ठीक, गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। अच्छा, इसको एज ऑफ विलियम द शेक्सपियर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एलिजाबेथन पीरियड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप हो रखा, मेकअप नहीं, इनफैक्ट ज्वेलरी जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वीन एलिजाबेथ थी। ये क्वीन एलिजाबेथ आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे सेकेंड क्लास में, उसमें हमने देखा था कि किस तरह एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया था कि जो किंग हेनरी 8 थे उन्होंने 6 शादियाँ की थी। 6 शादियों के बावजूद उनको सिर्फ एक बेटा हुआ था, एडवर्ड सेकेंड, क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ, ठीक। तो ये क्वीन एलिजाबेथ हैं, ठीक। क्वीन मैरी और एडवर्ड को छोड़िए, वो उतने इंपॉर्टेंट फिगर नहीं रहे हैं क्योंकि उनके एज में ऐसा एज सच बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, तो ये हेनरी 8 के जो है ये। अच्छा, हेनरी 8 को इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने विलियम टिंडेल को प्रोसिक्यूट करवाया था, मतलब उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, तो उनको जिंदा जला दिया गया था ब्रूसेल्स में, ठीक। तो ये वही एलिजाबेथ फर्स्ट है, एलिजाबेथ फर्स्ट का ये। एलिजाबेथ सेकेंड अभी मरी हैं, मतलब आई थिंक 1 से 2 साल पहले, ठीक। वो इंडिया भी शायद आई थी, परहैप्स आई डोंट इफ रिमेंबर, लेकिन उनके लिए, उनके मरने का ना यहाँ शायद कोई शोक दिवस मनाया गया था, ऐसा कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, ऐसा हुआ था। तो वो एलिजाबेथ सेकेंड थी और ये एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है। ये सारी बात हो गई। तो इन्हीं की वजह से जो है इस पीरियड को हम एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपने देख लिया। अब चलिए कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादातर हमने डिस्क्रिप्टिव लिखा है क्योंकि इसमें मोटा मोटी आपको समझना है, ठीक। इस
में कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे चेंजेस आए, क्यों लोग ड्रामा की तरफ गए और सारी चीज़ें। ठीक, इससे पहले के एज में हमने देखा कि प्रीसीडिंग एज में ड्रामा लिखा जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, लेकिन जितना ड्रामा का डेवलपमेंट, जितना ड्रामा का प्रोग्रेस आपको इस पीरियड में दिखेगा, इससे पहले के पीरियड में या इससे बाद के पीरियड में, इवन अभी तक ऐसा डेवलपमेंट आपको, ऐसा राइज जो है आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमको समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हुई दैट लेड टू दिस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेज रिटन इन दिस पीरियड। लिखा है कि टू एक्ट अ पार्ट सीम्स एज नेचुरल टू ह्यूमैनिटी एज टू टेल ए स्टोरी। ठीक, मतलब बोला है कि देखिए, आप अगर किसी आदमी को कहानी सुनाएं, ठीक है, उसकी नेचुरलिटी, और उसके सामने किसी पार्ट को आप एक्ट करके दिखाएं, ठीक, वो जैसे हम अगर आपको कोई चीज़ एक बता रहे हैं, वो एक बात अलग हो गई, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को आपको स्टोरी के थ्रू बताएंगे तो स्टोरी सीम्स टू बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, इट स्टिक्स टू माइंड एंड यू ऑल्सो रिटेन द इन्फॉर्मेशन कन्वेड थ्रू टेलिंग ए स्टोरी। तो स्टोरी के थ्रू किसी चीज़ को बताना ईजियर होता है, आसान होता है, हमारे बहुत ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो बोला कि जिस तरह से नेचुरलनेस जो है आपको स्टोरी टेलिंग मिलता है, सेम नेचुरलनेस आपको अगर आप किसी पार्ट को एक्ट करते हैं, मतलब ड्रामा करके दिखाते हैं, शो करके दिखाते हैं, वहाँ तो और ज़्यादा हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, हियरिंग सेंस इन्वॉल्व होता है, देखने वाला विजुअल सेंस इन्वॉल्व होता है। ठीक, एंड ओरिजिनली द ड्रामा इज़ बट एन ओल्ड स्टोरी रिटोल्ड टू द आई। बोला कि देखिए, ड्रामा कुछ नई चीज़ नहीं है, जो ओल्ड स्टोरी थी, जिसको हम लोग सुना करते थे, उसी को क्या है, रिटोल्ड टू द आई। स्टोरी हमारे कानों को बोली जाती थी, लेकिन अब जो ड्रामा हो गया वो क्या है, रिटोल्ड टू द आई, मतलब उसी पुरानी स्टोरी को हमने आंखों के सामने एक्ट कर दिया। ठीक, पहले कानों से हम सुनते थे, अब आंखों से उसको क्या कर लिया, देख लिया। तो दैट इज सिंपली ए ड्रामा। द ड्रामा इज बट एन ओल्ड स्टोरी रिटोल्ड, ए स्टोरी पुट इनटू एक्शन बाय लिविंग परफॉर्मेंस, मतलब उस स्टोरी को क्या पुट इनटू एक्शन में रखा गया है बाय लिविंग परफॉर्मर्स, जिंदा जो इंसान थे उनके द्वारा, एक्टर के द्वारा। ठीक, who for the moment make believe or imagine themselves to be the old hero। मतलब बोला है कि उस पुराने स्टोरी को जिसको हम लोग सुनते आ रहे थे, अब क्या किया गया ड्रामे में कि उसी को एक्ट करके दिखाया गया एक्टर के ज़रिए या फिर दूसरे जो लोग इन्वॉल्व थे, और ऐसा हमें बिलीव करवाया गया, ऐसा हमें इमेजिन करवाया गया कि वही असली वाले हीरो हैं। मतलब इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, लाइक इवन दीज डेज व्हेन वी गो टू एन सिनेमा हॉल, वी वॉच सम मूवीज, देन इट फील्स मच लाइक दैट वी आर इंटरेक्टिंग टू दैट कैरेक्टर। ठीक, ये सारी बात हो गई, तो इतनी बात हो गई। अब आगे है, ये तो हम देख लें कि बेसिकली ड्रामा का डेवलपमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इन यूरोप एज इन ग्रीस द ड्रामा हैड ए डिस्टिंक्टली रिलीजियस ओरिजिन। जी, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ड्रामा का जो भी ओरिजिन है, एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि ड्रामा का जो ओरिजिन है, चाहे आप यूरोप में ले लो या ग्रीस में ले लो, ग्रीस में पहले जो लर्निंग का हब था वो हमारा ग्रीस ही था, जिसकी राजधानी अभी एथेंस है, कैपिटल इज एथेंस, और उसका वहाँ लर्निंग का सेंटर था, बहुत सारे जो है फिलोसफर थे और सारी चीज़ थी। तो बहुत सारा जो मॉडर्न आर्ट है, ये सारा वो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे आपको एरिस्टोटल वगैरह मिलेंगे, वो वहीं ग्रीक है, वो लोग ग्रीस से हैं। तो कहा कि पहले जैसे ग्रीस में जो है रिलीजियस ओरिजिन था ड्रामा के डेवलपमेंट का, मतलब कि जो पहले ड्रामा परफॉर्म किया जाता था वो एक रिलीजियस थीम पर होता था। जैसे अब इसी बात है कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी हुआ, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट के लाइफ से रिलेटेड, किसी सेंट के लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को वो लोग पोर्ट्रे करते थे, दिखाते थे। तो कहा कि यूरोप में जो है, या इंग्लैंड में भी, या दूसरे कंट्री में भी कुछ इसी तरह का था कि ड्रामा का जो ओरिजिन था वो क्या था, रिलीजियस इन नेचर था, कि रिलीजन की चीज़ों से हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। टू एम्फेसिस मोरल लेसन्स बाय शोइंग द रिवॉर्ड ऑफ द गुड एंड द पनिशमेंट ऑफ द इविल डूअर, के अच्छा उसके थ्रू किया जाता। अब बेसिकली जो भी रिलीजन होते हैं उसमें हमें बुराई से बचने और अच्छाई करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये बताया कि देखो, मोरल लेसन दे रहे हैं हम तुम्हें कि अगर तुम बुराई करोगे, ठीक है, बुराई करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, और तुम गुड करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी। ठीक, तो पहले ऐसे हुआ करता था, मतलब बेसिकली दे वांटेड टू एम्फसाइज मोरल लेसन, और वो क्या दिखाते थे, बुराई को पनिश करते थे, इविल डूअर को पनिश करते थे, और रिवॉर्ड शो करते थे किसके लिए, गुड के लिए। ठीक, हाउ मच वी आर इंडेटेड टू द नॉर्मल लव ऑफ पीजेंट्री। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए इसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, आपको बेसिकली बताया था कि हमने नॉर्मन पीरियड को कवर किया था। ठीक है, नॉर्मल पीरियड को कवर किया। ये डिटेल नोट जो है इसलिए है कि आप अच्छे से समझ सको। अभी चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है तो मैं आपको ब्रीफली हर एक चीज़ को डिस्कस करते जाऊँगा। आप जब बैठ कर खुद से
नोट को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आसानी से उतरते चली जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू रिटेन बिकॉज द लैंग्वेज रिटेन हियर इज़ वेरी सिंपल एंड आई हैव मेड इन अ वे दैट स्टिक्स टू योर माइंड एंड दैट्स ऑल्सो ईजी टू कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड। ठीक, तो कहा कि देखिए अभी जैसे मान लिया आप देखते होंगे कि कोई आ रहा है कहीं से, ठीक है, या यहीं का जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो आप देखते होंगे कि अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत से मिनिस्टर लोग आते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे एक्टर्स को बुलाया जाता है, एक्टर्स नॉट बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक, मतलब वो क्लासिकल डांस वाले, कथक वाले, मतलब आप देखा होगा कि वहाँ पे औरतें होती हैं अलग तरह का जो है एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के आती है, वो कुछ परफॉर्म करती है, कुछ परफॉर्म करती है। ठीक, तो ये अभी की बात हो गई। पहले भी ऐसा ही हुआ करता था कि जब किंग वगैरह आया करता था, उनका चैरियोट जो रथ जो उनका आया करता था, तो अब जो मान लिया वो लोग यहाँ पर उतरे, अब यहाँ से वो लोग जो है चल करके यहाँ पे अपने मैसन में जाएंगे या पैलेस में जाएंगे। तो इस एरिया में इस एरिया में बहुत से एक्टर खड़े होते थे और वो लोग अलग अलग पोज में होते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें परफॉर्म करते थे। तो इसी को पेजेंट्री कहा जाता था। ठीक है, इसी को पेजेंट्री कहा जाता था। और ये एक तरह से आप समझिए कि नॉर्मन पीरियड से ही था। अभी तो हम लिटरेचर में एलिजाबेथन पीरियड कवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, पेजेंट्री है, वो कहाँ था? नॉर्मन पीरियड से ही था। नॉर्मन पीरियड इन सेंस यू नो व्हाट नॉर्मन पीरियड, इट इज़ 1066 वहाँ हमने देखा था कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, नॉर्मेंडी के किंग थे विलियम द कॉन्करर, वहाँ से हमारा नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो कहा कि उसी टाइम से जो है 1066 से ही जो है ऐसी चीज़ें थी कि किंग वगैरह आएगा तो लोग उसको ऐसे वेलकम करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक, तो ये था। अब फिर यहाँ पर वही बात है कि इसमें भी जो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, मेजरली क्या था कि रिलीजियस और इनका था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारे 100% ऑफ चीज़ें जो है वो रिलीजियस ही थी। कुछ सेकुलर पेजेंट्स भी थे, मतलब कुछ रिलीजन से हट कर भी दिखाया करते थे। ठीक, तो हमने इस तरह देख लिया कि कैसे ड्रामा का ओरिजिन हुआ, क्या उसका ओरिजिन रहा, क्या उसका नेचर था, एंड हाउ इट केम इनटू दिस स्टेज, कि कैसे वो अब लिखा जाने लगा। पहले ये शुरू हुआ से इस तरह से कि किंग वगैरह आ रहा है तो उसको वेलकम के लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ठीक, उसका धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्टेज पर आना शुरू हो गया। अब स्टेज से इस पीरियड में क्या हुआ कि लोग उसको लिखने लगे। प्ले जो भी होता है लिखा जाता है। जैसे आपने जूलियस सीजर ही पढ़ा विलियम शेक्सपियर का, तो वो भले ही आप उसको बुक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लिखने का मेन पर्पस क्या था कि उसकी स्टोरी को ना किसी स्टेज पर लोग एक्ट करेंगे, दिखाएंगे। उसको लिखने का पर्पस ये नहीं था कि आप उसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो लूसेंट की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, उसका पर्पस लिखने का क्या है कि आप पढ़ेंगे। लेकिन विलियम शेक्सपियर का इतना भी प्ले है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, विलियम शेक्सपियर के टोटल कितने प्ले हैं? टोटल कितना लिखा है उन्होंने प्ले, बताइए। वेरी बेसिक क्वेश्चन अब पूछ लेता है ये। 37 गुड। अब पहला फोलियो जो है, फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था? 1623। 1623। एक स्टेप और आगे चलते हैं, सेकेंड फोलियो कब पब्लिश हुआ था? सेकेंड फोलियो 1632। इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप 1623 तो याद कर ही लोगे, और अगला को ना चेंज कर दो सिर्फ, जैसे 2 3 है 2 3 तो उसको 3 2 कर दो। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का, ठीक, उसमें एक प्ले को छोड़ दिया गया था। मतलब 37 प्ले है इनका टोटल, उसमें एक प्ले को हटा दिया गया था, सिर्फ 36 था। तो जो प्ले हटाया गया था वो कौन सा था? पेरिकल्स। ठीक, गुड। तो पेरिकल्स को जो है उसमें से हटा दिया गया था। ठीक, एक क्वेश्चन बाद में आप आंसर खोज लेंगे, ये याद होगा तो ये बता दीजिए कि उस फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराने वाले 2 बंदे का नाम बताना है। 2 बंदे ने पब्लिश करवाया था उसको। चलिए जॉन हेमिंग्स, हाँ, और एक था विलियम कॉन्डेल था शायद। हाँ। चलिए आगे आ जाते हैं। ये हमने देख लिया कि किस तरह से ड्रामा का इनफैक्ट ओरिजिन हुआ, कैसे चीज़ें यहाँ तक आई। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिससे अभी शायद इसी बार टीआरई में क्वेश्चन भी पूछा है, और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स अबाउट ड्रामा। चलिए मिस्ट्री, इसके बारे में एक बार और हम चर्चा कर चुके हैं। मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले इन फ्रांस द नेम मिरेकल वॉज गिवन टू एनी प्ले रिप्रेजेंटिंग द लाइफ्स ऑफ सेंट्स वाइल द मिस्ट्री प्रेजेंटेड द सीन्स ऑफ। देखिए फ्रांस की बात हो रही है, फ्रांस में
ये जो कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में लिया गया वो फ्रांस से ही एडॉप्ट करके लिया गया। तो फ्रांस के बारे में बता रहा है कि वहाँ मिरेकल जो है प्ले, ऐसे प्ले को बोला जाता था, ठीक है, जिसमें लाइव्स ऑफ सेंट्स, ठीक, माने जो सेंट्स होते थे उनके लाइफ को एक्ट किया जाता था, बताया जाता था, उसको बोल दिया मिरेकल। उसको क्या बोल दिया? मिरेकल बोल दिया, ठीक। और मिस्ट्री प्ले, ठीक, जिसमें जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस ईसा मसीह के जीवन को बताया जाता था, ठीक है। ये बात हो गया। ये बात हो रही कहाँ की भैया? फ्रांस की हो रही है, कीप दैट इन माइंड, ठीक। अब क्या लिखा है कि इन इंग्लैंड, ठीक है, इन इंग्लैंड दिस डिस्टिंक्शन वॉज ऑलमोस्ट अननोन, कि ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो डिफरेंस है कि सेंट का लाइफ बताएगा तो मिरेकल प्ले होगा, और क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की लाइफ को बताएगा तो वो मिस्ट्री प्ले होगा। तो इंग्लैंड में ये डिस्टिंक्शन वॉज ऑलमोस्ट अननोन था। क्या हुआ है कि द नेम मिरेकल वॉज यूज इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर ऑल प्लेज हैविंग देयर ऑरिजिन इन बाइबल और इन द लाइफ्स ऑफ सेंट। इसको आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस में तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन था कि मिरेकल मतलब सेंट का लाइफ, मिस्ट्री मतलब जीसस क्राइस्ट के लाइफ से या बाइबल के कोई भी स्टोरी को एक्ट किया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड में ये डिस्टिंक्शन क्या था? ऑलमोस्ट अननोन, ठीक। द नेम मिरेकल को ही हम दोनों के लिए यूज करते थे, ठीक है, चाहे उसमें लाइव सेंट का लाइव किया जाए या बाइबल की कोई स्टोरी की जाए, उससे हमको दिक्कत नहीं है। हम सब के लिए क्या यूज करते थे? मिरेकल प्ले ही यूज करते थे, मिरेकल ही बोला करते थे। लेकिन फ्रांस में देख लिया अलग था। अब आगे पढ़ते हैं। इन द नेम मिस्ट्री, अब मिस्ट्री की बात हो रही है। टू डिस्टिंग्विश ए सर्टन क्लास ऑफ प्लेज, कि मिस्ट्री को कब हम वर नॉट यूज अंटिल लॉन्ग आफ्टर द रिलीजियस ड्रामा हैड पास्ड अवे। अब देखिए ये बोल रहा है कि देखिए ये जो लाइफ सेंट के लाइफ की बात हो रही है, ठीक, या जीसस क्राइस्ट के लाइफ की बात हो रही है कुछ, या बाइबल से कोई स्टोरी को डिपिक्ट किया जा रहा है, तो ये सारा चीज़ ऑब्वियस बात है कि रिलीजियस नेचर का ही होगा। जब हम सेंट का लाइफ करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो क्रिश्चियन ही होगा। जीसस क्राइस्ट ऑब्वियस बात है ये भी रिलीजियस ओरिजिन है। तो फ्रांस में क्लियर डिस्टिंक्शन था। लेकिन इंग्लैंड में हम सब के लिए मिरेकल प्ले ही यूज़ करते थे, सब के लिए, चाहे वो सेंट का लाइफ बता रहा हो, बाइबल से कोई स्टोरी बता रहा हो, या जीसस क्राइस्ट का कोई लाइफ का कोई इवेंट बता रहा हो, हम सब के लिए मिरेकल यूज़ करते थे। और मिस्ट्री वर्ड क्या लिखा हुआ है? तब तक यूज नहीं हुआ जब तक लॉन्ग आफ्टर द रिलीजियस ड्रामा हैड पास्ड अवे, कि उस टाइम में हम इसको यूज करना शुरू किए मिस्ट्री प्ले को जब तक रिलीजियस ड्रामा ख़त्म हो गया था, मतलब रिलीजियस ड्रामा ख़त्म, अब दूसरी चीज़ें आ गई थी, सेकुलर ड्रामा, रिलीजन से हट करके। तो ये मिरेकल और मिस्ट्री तो बेसिकली फ्रांस में रिलीजियस ड्रामा के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक। लेकिन यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में हम मिरेकल दोनों के लिए यूज़ करते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखिए क्वेश्चन इससे इस तरह आएंगे। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि द ड्रामा इन विच द लाइव्स ऑफ सेंट्स वर डिपिक्टेड, ठीक, तो वहाँ पे आपको मिरेकल दे देना है। अगर पूछा कि द प्लेज इन विच स्टोरीज फ्रॉम बाइबल वर डिपिक्टेड और द स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज डिपिक्टेड, अगर वहाँ पर मिस्ट्री है, ठीक, और मिरेकल भी है दोनों, तब आपको ये फ्रांस वाला डिस्टिंक्शन यूज़ करना है, ठीक। अगर मिरेकल भी दे दिया, मिस्ट्री भी दे दिया, तब आपको मिरेकल को ले जाना है सेंट के पास, ठीक है, और मिस्ट्री को ले जाना है बाइबल या फिर जीसस क्राइस्ट के पास, ठीक। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मिरेकल है, सिर्फ और सिर्फ मिरेकल है, तब आप इसको दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिमाग का काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर you have to be a little clever because questions are not asked that clearly that you can answer by just looking at it once. You also have to use your mind while knowing the fact. So use your conscience and then judge accordingly. तो आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और कॉमन सेंस का यूज करते हुए कि अगर दोनों दिया हुआ है मिरेकल और मिस्ट्री, तो हम फ्रांस वाले के हिसाब से आंसर देंगे, ठीक। और अगर सिर्फ और सिर्फ मिरेकल दिया है तब तो भैया ऑप्शन ही नहीं है, हम इसी को दोनों में कर देंगे, क्योंकि हम देख लिया फ्रांस में ये डिस्टिंक्शन क्लियर था, इंग्लैंड में ये डिस्टिंक्शन जो है मिरेकल ही सबके लिए हम यूज़ करते थे। हाँ, बाद में हम मिस्ट्री यूज़ करना शुरू किए, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, छोटा सा ट्रिक। सेंट का मतलब होता है कोई भी बाबा, पादरी, ये हो गया, ठीक। और मिरेकल का मतलब क्या होता है? चमत्कार। अब ये बात तो एकदम पूरी तरह सही है कि कोई जो बाबा होगा वही चमत्कार दिखाएगा, बाबा जो होगा वही ना चमत्कार दिखाएगा। तो बाबा सेंट एंड चमत्कार मिरेकल, तो सेंट मिरेकल प्ले सेंट के लिए होगा। और गॉड है उसके बारे में कोई जान ही नहीं सकता है, दैट्स काइंड ऑफ मिस्ट्री, यू नो, इफ यू नो समथिंग दैट इज मिस्ट्री और काइंड ऑफ एनिग्मा। तो क्राइस्ट के बारे में, बाइबल के बारे में ये मिस्ट्री है, सब नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं। गॉड के बारे में कौन जानेगा? वी डोंट नो जस्ट देयर नेम, नथिंग एल्स, उनकी प्रॉपर्टी और चीज़ नहीं जानते हैं, तो ये मिस्ट्री हो गया। तो इस तरह से याद करने का तरीका है। आगे चलते हैं। लिखा है फॉर 4 centuries आफ्टर दिस फर्स्ट रिकॉर्डेड प्ले द मिरेकल्स इंक्रीज्ड स्टीडली इन नंबर एंड पॉपुलरिटी इन इंग्लैंड, ठीक है। अब देख रहे हैं कि मिरेकल जो है
मिरेकल का राइज है, मतलब ऑब्वियस बात है कि जब हम देख चुके हैं कि ड्रामा का ओरिजिन ही रिलीजियस है, तो ऑब्वियस बात है कि मिरेकल मिस्ट्री प्ले ही बढ़ेंगे। दे वर गिवन फर्स्ट वेरी सिंपल एंड इम्प्रेसिवली इन द चर्चेस। पहले क्या दिया जा रहा था भैया, उनको चर्च में दिया जा रहा था। एज द एक्टर्स इंक्रीज इन नंबर इन द प्ले इन लाइवलीनेस, कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक्टर इंक्रीज होने लगे। जहाँ पर पहले 10 एक्टर थे, अब वहाँ पर 15 होने लगे, 20 होने लगे। अब क्या हो गया भैया कि अब बोला कि उसको देखो ऐसा करो, चर्च वगैरह में तो अब जगह नहीं है, लोग प्रेयर करने आते हैं, अब इसको चर्च के बैक यार्ड में दीजिए, मतलब आंगन में या वरांडा में, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको चर्च से बाहर ही आया गया। एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या थी कि पहले हमेशा मैक्सिमम जो होता था वो मोरल चीज़ों को दिखाया जा रहा है, रिलीजन से संबंधित, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अब लोग बोरिंग हो जाएंगे ना, कितना चीज़ देखेंगे, तो वहाँ फन एंड हिलेरिटी, यानी कि थोड़ा सा मज़ा इंट्रोड्यूस किया गया, थोड़ा सा हिलेरियस चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब क्या हो गया भैया, अब तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई बात। अब बोला कि देखो प्रिस्ट, ये सारा मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले सेंट के बारे में, मिस्ट्री प्ले जैसे कास्ट के बारे में, इन लोगों को शुरू किया था किसने भैया, प्रिस्ट ने, पुजारी ने, पादरी ने, पोप ने, ठीक। लेकिन जब ये देखा कि देखो अब प्ले में ये लोग मज़ा भी, फन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हिलेरियस कंपोनेंट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, तो अब बोला कि देखो भैया ये कुछ ज़्यादा हो गया यार, इसको बंद कर दो, तुम नहीं करो, चर्च में ये सब नहीं होगा, बंद करो इसको, ठीक। तो देखिए इन्हीं लोगों ने पहले प्रमोट किया कि आप मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले कराओ, क्योंकि इनके फ़ायदा था, उसमें सेंट के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में दिखाया था। और जब उसमें इन लोगों ने ये सब एलिमेंट को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, जो कि ऑब्वियस बात है, वी नीड एंटरटेनमेंट इन एवरीथिंग वी डू, इवन इन स्टडी वी सीक फॉर एंटरटेनमेंट, सो द सेम वॉज देयर इन प्ले, वी साउट एंटरटेनमेंट। तो अब प्रीस्ट ने बोल दिया क्या, अरे बंद करो यार इन सब चीज़ों को, लिखा है ना कि प्रीस्ट फॉरवर्ड प्लेज ऑल टुगेदर ऑन चर्च ग्राउंड्स, कि बोला कि पूरी तरह से बंद करो, चर्च में नहीं होगा ये सब क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ठीक। आगे कि इन द फॉलोइंग 2 centuries वी फाइंड द चर्च प्रीचिंग अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ रिलीजियस ड्रामा। ये लीजिए, पहले चर्च ही बोला कि भैया आप मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले चर्च में दिखाइए, अब क्या आ रहा है, वही लोग बोल रहे हैं प्रीचिंग अगेंस्ट एब्यूज ऑफ द रिलीजियस ड्रामा, की बोला कि देखो यार मिरेकल प्ले में फर्स्ट क्लास भगवान का सेंट का लाइव दिखाते हैं, तो क्या इसको फालतू एब्यूज कर दिए, उसमें फ़न घुसा दिए, हिलेरियस चीज़ दिखा दिए, ये गलत है ना भाई। विच इट हैड इट सेल्फ इंट्रोड्यूस, जिसको इसी ने, चर्च नहीं इंट्रोड्यूस किया था, मिरेकल मिस्ट्री को चर्च नहीं इंट्रोड्यूस किया था, अब भी बोल रहा कि नहीं बंद करो इसको। एंड विच एट फर्स्ट हैज हैव ए प्योरली रिलीजियस पर्पस, है ना, कि पहले जो है प्योरली रिलीजियस पर्पस शो कर रहा था। ऑब्वियस बात है कि मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, ठीक। बट बाय दिस टाइम द मिरेकल्स हैड टेकन ए स्ट्रॉन्ग होल्ड अपॉन द इंग्लिश पीपल। ऑब्वियस बात है कि जब तक इन लोगों को रियलाइज हुआ कि अब इसमें ऐसी चीज़ें आ गई हैं, अब इसके खिलाफ हम लोग को बोलना चाहिए, तब तक लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी थी। यू कैन सी देयर कि ए स्ट्रॉन्ग होल्ड अपॉन द इंग्लिश पीपल एंड दे कंटिन्यू टू बी इमेंसली पॉपुलर अंटिल इन द 16th century दे वर रिप्लेस्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामा। अब देखिए, और ये चीज़ें कंटिन्यू रही तब तक जब तक कि एलिजाबेथन पीरियड में ड्रामा को पर्टिकुलरली इस्टेब्लिश नहीं कर दिया गया। पहले क्या था कि मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, ये सारी चीज़ें होंगी चर्च में, चर्च से बाहर, चर्च के आसपास, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एलिजाबेथन पीरियड में क्या किया गया कि ड्रामा के लिए एक अलग से ही स्टेज जो है इस्टेब्लिश कर दिया कि भैया यहाँ पर ड्रामा सरामा होगा, चर्च का नहीं सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें फ़न और हिलेरियस चीज़ें को इंक्लूड मत करो, यहाँ पे तुमको जो करना है करो, ठीक है, इवन यू कैन टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। आगे आते हैं। अच्छा, एक ये तो हमने देख लिया कि मिरेकल प्ले क्या होता है, मिस्ट्री प्ले क्या होता है। एक और पॉपुलर कैटेगरी था प्ले का, वो था मोरालिटी प्ले। मोरालिटी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अच्छी चीज़ें बताई जाती थी कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे तुम्हें अपने पेरेंट्स का जो है रिस्पेक्ट करना है, कैसे तुम्हें अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना है, ये दूसरी चीज़ें, मतलब जो मोरल लेसन इसमें दिए जाते थे उसको मोरालिटी प्ले बोलते हैं। और ये एक बहुत बेस्ट नोन, मोस्ट पॉपुलर आपको ये प्ले मिलेगा, एवरी मैन, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एवरी मैन वॉज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्ले या ड्रामा। दे देगा आपको मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी, DE, तो आपको वहाँ पर मोरालिटी का ऑप्शन चूज़ करना है। तो एवरी मैन, ठीक है, ये हमारा मोरालिटी प्ले हो गया। अच्छा, एवरी मैन से रिलेटेड एक और चीज़ मैं बताता हूँ। बेन जॉनसन भैया ने 2 प्ले लिखा है, ठीक है, ह्यूमर मोरल, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट लाइक द मिरेकल प्लेज मोस्ट ऑफ द ओल्ड मोरालिटीज़ ऑफ आर अननोन डेट इन ऑरिजिन, मतलब बोला कि देखिए जैसे मिरेकल के बारे में हमको कुछ खास पता नहीं है कि ये कब दिया गया, कब इसका डेट था, उसी तरह हमको मोरालिटी, बहुत सारे ऐसे मोरालिटी है जो अननोन डेट एंड ऑरिजिन है। एवरी मैन इज़ बीइंग वन ऑफ देम। एवरी मैन का भी हमको ना कोई अथर पता है, ना ऑरिजिन, कुछ नहीं,
ठीक है। लेकिन दो, ठीक है, दो बंदे हैं, देखिए एक बंदा का नाम है जॉन स्केल्टन, ठीक है। जॉन स्केल्टन ने दो मोरालिटी प्ले लिखा है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक है मैग्निफिसेंस एंड द नेक्रोमेंसर, ठीक। एक और प्ले मोरालिटी प्ले थे लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे और उन्होंने उतना बड़ा कोई वर्क भी नहीं लिखा था, इसलिए मैं उनको जानबूझकर ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। तो मोरालिटी प्ले के बारे में तो पहले हम ये जानते हैं कि उनका जो ओरिजिन है या उनके जो ऑथर थे वो अनोनिमस थे, हम जानते नहीं थे उनके बारे में। एक हैं जो कि जिनको बारे में हम जानते हैं वो है जॉन स्केल्टन, ठीक है। जॉन स्केल्टन वॉज नोन फॉर हिज मोरालिटी प्लेज, जो कि दो है, एक मैग्निफिसेंस है और ये द नेक्रोमेंसर। इसको आप याद रखें, ये चलेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्निफिसेंस, और ये एक मोरालिटी प्ले है और ये जॉन स्केल्टन का है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कभी कभी जो है ना आपको दिख जाएगा, इंटरल्यूड। इंटरल्यूड के बारे में क्या है, देखिए लिखा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एक्यूरेट line of distinction between the moralities and the interludes. In the general way, we think of the latter as dramatic scenes sometime given. देखिए इसको आप छोड़िए, इतना आप आराम से पढ़िएगा, हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। देखिए होता क्या था कि जैसे अभी आप फिल्म वगैरह देखते होंगे, ठीक है, आप फिल्म वगैरह देखते होंगे तो मान लिया कि वो 3 घंटे की फिल्म है, ठीक। तो फिल्म 1.5 घंटे चलता है, उसका यहाँ पर क्या होता है थोड़ी देर का 10 मिनट का, बताइए। बताइए 3 घंटे की फिल्म है तो लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, जिसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद फिर अपना पॉपकॉर्न लीजिए, जो करना है करिए, फिर 10 मिनट का स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक तरह से इंटरवल दे करके आपको क्या एक रिफ्रेशिंग पॉइंट दे रहा है कि अगर आप इसमें पूरी तरह से ये हैं तो आप 10 मिनट के रिफ्रेश हो जाए, ताकि फिर से चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे, आपका एनर्जी लेवल फिर से ऊपर चला जाए। तो उसी तरह पहले जो प्ले होते थे तो लंबे लंबे होते थे, कई कई घंटों का प्ले होता था, 3 घंटों का, 4 घंटों का, 5 घंटों का, 6 घंटों का। तो अब यही हालत थी, लोग जो है ना उबने लगते थे और दिक्कत हो जाती थी। ऑब्वियस बात है वो भी लोग ही थे हमारी तरह, ठीक है, भले ही उनके पास इंस्टाग्राम नहीं था और फॉलोअर नहीं था और रील्स नहीं बनाते थे। तो हुआ क्या कि बीच बीच में जैसे अभी इंटरवल का हमारा है ट्रेंड, उसी तरह बीच बीच में इंटरल्यूड होता था। इंटरल्यूड माने कि भैया जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिए हम यहाँ पर चल रहा है अभी जूलियस सीजर चल रहा है, ठीक है, जो कि एक हिस्ट्री प्ले है, तो उसमें हिस्ट्री के बारे में दिखाया जा रहा है, बहुत सारा चीज़ दिखाया जा रहा है किंग के बारे में। अब क्या कर दिया कि 2 घंटे के बाद ना बीच में थोड़ा सा क्या कर देता था, कोई छोटा सा कॉमिक सीन चला दिया या कोई म्यूजिकल चला दिया या छोटा सा पोइटिक पैसेज बोल दिया, कुछ भी, किस लिए, ताकि चेंज इन टोन और, ठीक है, मूड, आपका मूड चेंज हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। ये थोड़ा सा वहाँ से आपका शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा मोमेंट के, जैसे अभी किंग के बारे में बात कर रहे थे, अब हमको लगा कि चलो बहुत हो गया तो थोड़ा सा हम 10 मिनट के लिए यहाँ से हमारा टोन शिफ्ट हो जाएगा, हम किसी दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे, कोई एक ठो बीच में पोम आपको सुना देंगे या कोई दूसरा चीज़, कोई जोक बोल दिए या कुछ भी, जिससे जो है आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाए। तो इसी को जो है हम इंटरल्यूड बोल दिया करते थे, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि इंटरल्यूड्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, कि इंटरल्यूड बहुत सारे फॉर्म सच एज पोइटिक पैसेज, अ शॉर्ट स्टोरी विद इन अ नॉवल, अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, मतलब छोटा सा कुछ भी हो जाता था, ठीक है, इंसर्टेड इनटू ए प्ले और नॉवल, उसके बीच में, ठीक है, प्ले और ये के बारे में, ठीक है। अच्छा ये क्या था कि इसका थीम जरूरी नहीं है कि जो प्ले चल रहा है उसी के थीम के हिसाब से होगा, चेंज भी हो सकता है। ये सारी बात हो गई, ये हो गया इंटरल्यूड के बारे में, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, लिखा है द फर्स्ट ट्रू प्ले इन इंग्लिश विद रेगुलर प्लॉट डिवाइडेड इनटू एक्शन सीन्स इज प्रॉब्ली द कॉमेडी राल्फ डोइस्टर, इट वाज रिटन बाय निकोलस उडाल। ये हो गया। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पहला प्ले इंग्लिश का कौन है, उसका आंसर होगा राल्फ डोइस्टर, जिसको लिखा है हमारे निकोलस उडाल ने। और ये बेसिकली है क्या है, कॉमेडी है। इससे पहले भी प्ले लिखा गया था लेकिन उसमें कुछ ढंग का नहीं होता था, प्लॉट नहीं है या स्टोरी लाइन नहीं है या एक्ट सीन नहीं है या ये सारी चीज़ें नहीं है। तो सबसे जो पहला ऐसा था जिसके पास अपना एक रेगुलर प्लॉट है, एक स्टोरी लाइन है, थीम है, एक्ट है, सीन है, मतलब एक जो ड्रामा होना चाहिए उन सब एलिमेंट पर ये खरा उतर रहा है, ड्रामा के डेफिनेशन में खरा उतर रहा है, वो था हमारा पहला राल्फ डोइस्टर, ठीक है। और इसको लिखा किसने है, निकोलस उडाल ने, निकोलस उडाल भैया ने। ये निकोलस उडाल भैया कौन थे भैया, एक स्कूल के टीचर थे, ईटन में स्कूल था, ठीक। तो इन्होंने इस प्ले को लिखा और अपने स्कूल के बच्चों को दिया कि चल बेटा इसको प्ले करते हैं, सब लोग मज़ा ही आ जाएगा। तो उन लोगों ने एक्ट किया था, इनके स्कूल के बच्चों ने। तो राल्फ डोइस्टर
और लिखा है उसे निकोलस उडाल ने। ये तो आपको हम याद रहना ही चाहिए हर हाल में, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक, राल्फ डोइस्टर निकोलस उडाल ने किया था। आगे चलते हैं। अच्छा, ये प्ले जो है किसका एडेप्टेशन भैया? इसका मिलेस ग्लोरियसस, ठीक है, जो कि लिखा गया था प्लॉटस ने। प्लॉटस फिर ये इटली के होंगे भैया, इंग्लैंड के तो होंगे नहीं, इटली के होंगे। ये प्लॉटस ने लिखा था, या फिर हो सकता है ग्रीक भी होंगे, आई डोंट एक्चुअली नो। ये क्लासिक कॉमेडी थी मिलेस ग्लोरियसस की, जो कि प्लॉटस के द्वारा लिखी गई थी, और इसी पर मॉडल किया था निकोलस उडाल ने राल्फ डोइस्टर को, जो कि हमारा पहला प्ले बना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं दूसरा पूछता हूँ कि सबसे पहले बताइए फेरी क्वीन किसने लिखा है? द फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर। ठीक, एडमंड, बहुत आसान। अब इसी तरह जैसे राल्फ डोइस्टर को निकोलस उडाल ने लिखा और मॉडल किया है मिल्स ग्लोरियसस या माइल्स ग्लोरियसस, जो ही बोलिए प्लॉटस का, तो उसी तरह द फेरी क्वीन को एडमंड स्पेंसर ने किस वर्क पर मॉडल किया था? दैट इज द क्वेश्चन। बताया हूँ मैं, नोट्स में भी है मेरे, एंड आई हैव एक्चुअली एम्फसाइज्ड दैट पॉइंट। बताइए, द फेरी क्वीन को, मतलब फेरी क्वीन किस पर मॉडल है? जैसे राल्फ डोइस्टर प्लॉटस के कॉमेडी माइल्स ग्लोरियसस पर है, किस पर? इपिक पोएम है फिलिप सिडनी की डेथ पर। ना 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 ना, वो तो एस्ट्रोफिल हो गया भैया, एस्ट्रोफिल है। एस्ट्रोफिल फिलिप सिडनी की डेट पर लिखा गया है। द फेरी क्वीन के बोलने में मैं तो बताता हूँ। देखिए, फेरी क्वीन को एडमंड स्पेंसर ने, मैं आपको ये बताया था कि एडमंड स्पेंसर ने एक नया स्टैंजा खोजा था, स्पेंसरियन स्टैंजा। बताइए तो उसमें कितना लाइन था? 9। ठीक है, उसका सबसे लास्ट लाइन जो था, 9th लाइन, उसका नाम बताइए 9वीं लाइन का। उसको बोलते थे अल अलेक्जेंड्रीन। ठीक, चलिए तो और जो द फेरी क्वीन है वो लिखा गया है, मतलब मॉडल किया गया, जैसे राल्फ डोइस्टर इस पर मॉडल किया गया है, उसी तरह द फेरी क्वीन मॉडल है एक वर्क पर जिसका नाम है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, और इसको लिखा है एरियोसोटो ने। एरियोसोटो का ही ओटावा राइमा था 8 लाइन वाला, जिसको एक लाइन जोड़ करके स्पेंसर स्टैंजा इसने बनाया था, एडमंड स्पेंसर ने। ठीक, ये बात होगी। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट प्ले गैमर गर्टन्स नीडल 1562 इज अ डोमेस्टिक प्ले। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो उतना चलेगा, लेकिन इसको तो हमेशा याद रखना है। तो ये पहला प्ले था और उसके बाद में ये लिखा गया, ये गैमर गर्टन्स नीडल। ठीक, ये एक डोमेस्टिक कॉमेडी है, मतलब घर के बारे में दिखाया गया और किसी फैमिली के बारे में दिखाया गया था। ये फर्स्ट प्ले है हमारा इंग्लिश में, राल्फ डोइस्टर बाय निकोलस उडाल, स्कूल टीचर थे। ठीक है, और इनके बच्चों ने ही इसको प्ले किया था। और उसके बाद अगला जो हमारा कॉमेडी है, या अगला प्ले है, नेक्स्ट प्ले, वो है गैमर गर्टन्स नीडल। और उसके ठीक बाद, इसी प्ले के ठीक बाद आया है हमारा लव्स लेबर्स लॉस्ट, शेक्सपियर भैया का। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। आइए, देखा आवर फर्स्ट ट्रेजिडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ट्रेजिडी, ये तो पहला प्ले है, ठीक, जो कि कॉमेडी था, लेकिन पहला ट्रेजिडी गॉर्बोडक है, गॉर्बोडक। ठीक, जो लिखा था हमारे थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी की तरह जैसे पूछा कि पहला प्ले इंग्लिश में बताइए, राल्फ डोइस्टर निकोलस उडाल ने लिखा। उसी तरह पूछा कि फर्स्ट ट्रेजिडी बताइए, तो हमारा हो जाएगा गॉर्बोडक, ठीक है, जिसको लिखा है थॉमस सैकविल ने। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया। अब एक चीज़ है जिसको शायद हम इसमें नहीं लिखे हैं, बता देते हैं इनफैक्ट पढ़ के। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर थोड़ा पढ़ा लिखा हो, एग्जाम पेपर सेट करने वाला, तो वो आपसे क्या पूछेगा पता है? ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा फेरेक्स एंड पोरेक्स। लिख के बताता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दे, इसको नीचे लाते हैं भैया। यहाँ लिख दिया फेरेक्स, FERREX, फेरेक्स, AND पोरेक्स, PORE R, अरे R लिखा हूँ ना, कहीं फंस गया, ग्लिच हो गया था। हाँ, RREX, फेरेक्सन पोरेक्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो गॉर्बोडक का दूसरा नाम जो है ना, फेरेक्सन पोरेक्स है, और इन लोगों को दूसरा नाम का थोड़ा सा क्या काटे हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि जोनाथन स्विफ्ट का पूछ दिया था कि जो गुलिवर ट्रेवल है उसका दूसरा नाम बताइए, जिसको हम लोग सब टाइटल बोलते हैं। उसका दूसरा नाम था
वॉयजेस इनटू डिफरेंट रोमन नेशंस। तो उसी तरह गॉर्बोडक का दूसरा नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। ठीक, तो पूछेगा क्वेश्चन कि फर्स्ट ट्रेजेडी इज, तो गॉर्बोडक पूछेगा गॉर्बोडक इज रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। दूसरा पूछेगा कि बताइए गॉर्बोडक का सब टाइटल क्या है, फेरेक्स एंड पोरेक्स। या सीधे पूछेगा कि बताइए फेरेक्स एंड पोरेक्स इज रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। फेरेक्स एंड पोरेक्स क्यों बोला गया गॉर्बोडक को, कीड़ा थोड़ी काट रहा था, ऐसे बोल दिया गया। देखिए जब आप गॉर्बोडक को पढ़ेंगे तो इसमें कहानी आती है दो भाई की, एक भाई का नाम है फेरेक्स, ठीक, और एक भाई का नाम है पोरेक्स। ठीक, फेरेक्स जो है शायद बड़ा भाई है, या आई डोंट नो कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन इसमें है कोई एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। होता क्या है कि ये भाई ना, ठीक है, अपने किंग क्वीन का मतलब इसकी जो माँ है उसका चहेता है, डियर है, ठीक है, एप्पल ऑफ द आई है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये भाई दूसरा वाला भाई उसको मार देता है, ठीक है, दूसरा वाला भाई जो है इसको मार देता है, जो अपनी माँ का प्यारा है, क्वीन का प्यारा है। ठीक, अब होता है कि देखो तुमने गलत कर दिया है, तुम मार दिए हो ना अपने भाई को जो मेरा प्यारा था, भले ही तुम मेरा बेटा है लेकिन हम तोरा मार देंगे। तो वो इसकी जो माँ है वो इसको मार दी थी, मतलब अपने बेटे को ही मार दी थी। तो बेसिकली इतना ही कहानी, फिर लास्ट में किंग भी मर जाता है। दोनों भाई का नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो गॉर्बोडक याद रखिए या फेरेक्स एंड पोरेक्स याद रखिए। इसका स्टोरी कुछ इस तरह है, ठीक है। इसको लिखा है हमारे थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको एक्ट किया गया था 1562 में, 1562 में, मतलब विलियम शेक्सपियर के बर्थ से सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले। शेक्सपियर भैया 23 अप्रैल 1564 1564 को पैदा हुए थे, ठीक। और ये जो है 1562 में जो है प्ले किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ है जहाँ पे आपको याद रखना है, क्या लिखा गया कि द फर्स्ट प्ले। अच्छा, इसको हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं याद रखते हैं क्योंकि ये हमारा पहले ट्रेजेडी है, इसलिए भी याद रखते हैं क्या कि द फर्स्ट प्ले टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स। जय देखिए, ब्लैंक वर्स में लिखा जाने वाला पहला प्ले हमारा गॉर्बोडक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच इज़ द फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स, तो गॉर्बोडक या फेरेक्स एंड पोरेक्स, रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। विलियम शेक्सपियर ने तो ब्लैंक वर्स को इतना यूज किया है, हर वर्क में जो है उन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया गया। अब इसी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि बताइए कि इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैम, कौन? इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड? बहुत आसान है, आप जानते ही भी होंगे, मुझे पता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यही बंदा है। वॉल्ट विटमैन है क्या? ना भैया, वॉल्ट विटमैन तो अभी आए हैं, इधर मॉडर्न पीरियड में आए हैं। वॉल्ट विटमैन से पहले ब्लैंक वर्स था। ये अब ये देखें ना, 1562 में ब्लैंक वर्स का यूज हो रहा है, 1562 में ब्लैंक वर्स का यूज़ हो रहा है। वॉल्ट विटमैन आपको मिलेंगे मॉडर्न पीरियड में 1900 के बाद या 1850 के बाद। मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो? मार्लो नहीं नहीं थॉमस नहीं, वॉट था क्या? देखिए आप लोग ठीक है नज़दीक आ रहे हैं। मैं बता दूँ, पहले तो इतना याद होगा आपको कि इटली में पेट्रार्का था, ठीक। तो उससे ये लोग सोनेट उठा करके थॉमस याट और अर्ल ऑफ सरी या हेनरी हावर्ड ये लाया था वहाँ से उठा करके 14 लाइन वाला सोनेट, ठीक। ये इतना तो सबको याद होगा, ठीक। लेकिन एक जो दूसरा बंदा था अर्ल ऑफ सरी, ये जिसको आप हेनरी हावर्ड कहिए, दोनों एक ही बंदा है, उसने ब्लैंक वर्स को यूज किया था। अगर आप मेरा पहला नोट निकालेंगे, आई कैन शो यू एक्चुअली, तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेगा लिखा हुआ कि इंट्रोड्यूस जो किया है ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में, ये सबसे पहले जो उसने यूज किया है, ठीक, वो वही बंदा है थॉमस याट हमारा, ठीक। सॉरी थॉमस याट नहीं, दूसरा बंदा अर्ल ऑफ सरी या हेनरी हावर्ड, दोनों ने मिल करके सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। इटली से पेट्रार्का से लेकर के आया, पेट्रार्कन सोनेट बोला, ठीक। और दूसरा आदमी है जो अर्ल ऑफ सरी, इसको आप हेनरी हावर्ड कर लीजिए, उसने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उससे किताब का नाम जो है ना जिसमें यूज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें कुछ जो है ना इस तरह किया था। अच्छा, ये बताइए, एक है टोटल्स मिसलेनी, ज़रूर इसके बारे में आप सुने होंगे नाम, उसमें ही इस दोनों का लिखा हुआ था। मतलब ये जो हेनरी हावर्ड है या अर्ल ऑफ सरी और थॉमस याट, इन्होंने सोनेट उसी में पब्लिश करवाया था। मैं आपको फ़ोटो भी शायद दिखाया हूँगा, टोटल्स मिसलेनी का दिखाया था पिछले क्लास में, आई स्टिल रिमेंबर।
तो वो कब पब्लिश हुआ था ये बताना है आपको। टॉटल्स मिसलेनी कब पब्लिश हुआ था, क्लास 3 का नोट मैं आपको दिखा दूंगा। टॉटल्स मिसलेनी कब पब्लिश हुआ था, नहीं पता। टॉटल्स मिसलेनी पब्लिश हुआ था 1557, 1557। और उसका नाम टॉटल्स मिसलेनी इसलिए पड़ा क्योंकि उसको जिस बंदे ने पब्लिश करवाया था उसका नाम था रिचर्ड टॉटल। रिचर्ड टॉटल था, इसलिए उसका नाम टॉटल्स मिसलेनी पड़ा। और उसमें जो सोनेट था वो ज़्यादा था अर्लफ सर्डी हेनरी हावर्ड का और कम था थॉमस यार्ड का। आगे चलते हैं, ठीक। तो ये हम देख लिए अपना गॉर्बोडक, फेरेक्स एंड पोरेक्स के बारे में, थॉमस सेगिल, थॉमस नॉर्टन के बारे में। आगे चलते हैं, लिखा हुआ कि इन द क्लासिक प्ले द सो कॉल्ड ड्रामेटिक यूनिटी, ये बात है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझना है इसको। ड्रामेटिक यूनिटी अरिस्टोटल ने दिया था इसका जी, और अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। ड्रामेटिक यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ठीक है। अरिस्टोटल भैया का एक किताब है जिसका नाम है पोइटिक्स, ठीक। इस बंदे ने उसी किताब में, पोइटिक्स किताब में ये दिया था डेफिनेशन, मतलब कॉन्सेप्ट आप कह लीजिए, डेफिनेशन तो नहीं है होगा, कॉन्सेप्ट दे दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसी चीज़ का, यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन। भैया ये क्या बोला है, यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन। यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन ये कहता है कि देखिए, सबसे पहले आपका जो टाइम रहेगा ना, टाइम जो आपका टाइम रहेगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर प्ले के स्टार्टिंग में कोई बंदा बच्चा था तो बच्चा ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जैसे आप देखते हैं अभी मूवी में कि बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, बड़ा होकर के गुंडा से जो है ना बदला लिया, ठीक। वो बोला कि ऐसा नहीं होगा, ये होगा तो बेईमानी हो जाएगा, ठीक, ये बोला। दूसरा बात बोला, यूनिटी ऑफ टाइम हो गया, कहाँ गया यूनिटी, ये रहा, हाँ, यूनिटी ऑफ टाइम हो गया। प्लेस की यूनिटी मतलब बोला कि प्लेस को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सीन है पहाड़ पर तो पहाड़ ही पर ख़त्म होगा ड्रामा, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहाड़ पर से जो है फिर चले जाइएगा कहीं कहीं कहीं, ठीक है, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ प्लेस। और एक्शन बोला क्या, एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन का इनफैक्ट बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है। हाँ, एक्शन का ये बोला कि आप जो चीज़ दिखा रहे हैं ना, ठीक है, जो चीज़ दिखा रहे हैं वो सेम रहेगा। जैसे कि आपने दिखाना शुरू किया वॉर के बारे में, ठीक, वॉर के बारे में, तो अब ऐसा नहीं कि आप रोमांस के बारे में दिखाने लग जाएंगे, या ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ के बारे में दिखाएंगे, ठीक है, नहीं, प्लॉट सेम रहेगा। वॉर के बारे में दिखा रहे हैं तो वॉर ही चल रहा है, वॉर ही चल रहा है, वॉर ही चल रहा है, वो हो गया हमारा एक्शन के बारे में। तो कहा कि ये तीनों चीज़ सेम होना चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। बाकी यहाँ पर डिटेल आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। द 3 ड्रामेटिक प्रिंसिपल रिक्वायरिंग लिमिटेशन ऑफ सपोज टाइम ऑफ ड्रामा, ठीक है, यूज ऑफ सीन थ्रू आउट, सीन सेम रहेगा, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल प्लॉट, एक्शन, यानी कि सिंगल प्लॉट होगा कि जो प्लॉट है ना वही चल रहा है। अगर वॉर के बारे में दिखा रहे हैं तो वॉर ही चल रहा है, रोमांस के बारे में दिखा तो रोमांस ही चल रहा है, अगर घर के बारे में किसी डोमेस्टिक चीज़ के बारे में दिखा रहे हैं तो वही चल रहा है, ठीक है। और ये कहाँ आया था, कहाँ से आया था, एरिस्टोटल की पोइटिक्स से आया था, ठीक है। और ये रेनेसांस में इंटरप्रेट किया गया था। अरिस्टोटल की पोइटिक्स क्या है, मेरे पास वो किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका फ़ोटो दिखाता हूँ, ऐसे तो नहीं दिखा पाऊँगा, कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए, इसको साइड करता हूँ, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये एरिस्टोटल की पोइटिक्स है, ठीक। इसी में जो है आपको मिल जाएगा, वो है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एरिस्टोटल पोइटिक्स, इसी में आपको दिखेगा ये वाला ड्रामेटिक यूनिटी के बारे में, ठीक। तो ये किताब है मेरे पास, बड़ी पतली सी है, लेकिन बताइए इस पतली सी चीज़ में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। खैर छोड़िए इसको, बहुत सारी किताबें हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग अपने काम पर, ठीक। तो ये हमने देख लिया कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन क्या भला है, और इसको दिया किसने था, इसको फॉर्मुलेट किया था हमारे एरिस्टोटल भैया ने, ठीक। किताब पोइटिक्स था, दिखा दिया आपको मैंने। चलिए आगे चलते हैं, बाकी आप इसको पढ़ करके अच्छे समझ सकते हैं, एकदम आसान शब्दों में लिखा हुआ है। अब आ जाता है, ठीक है, एक पॉइंट है यूनिवर्सिटी विट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हम यूनिवर्सिटी विट्स का आपको एक ऐसा तरीका बता देंगे कि आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विट्स अपहेल्ड द क्लासिकल आइडियल एंड रिडिक्यूल्ड द क्रूडनेस ऑफ द न्यू इंग्लिश प्ले। इसको याद रखना ज़रूरी है कि देखिए, ये था कि जो यूनिवर्सिटी विट्स आए उन्होंने क्या किया कि रिडिक्यूल द क्रूडनेस ऑफ इंग्लिश प्ले, क्लासिकल आइडियल समझिए आप। क्लासिकल आइडियल का मतलब कि जो हमारे बाप दादा करके गए थे, यानी जो एरिस्टोटल करके गया, प्लेटो करके गया, प्लोटस करके गया,
तो करके गया, सेनेका करके गया, ये जो भी लोग करके गया पुराना हमारा दादा परदादा, हम उसी टाइप का काम करेंगे, मतलब उन लोगों ने जिस तरह से लिखा था उसी काम करेंगे। लेकिन जो एलिजाबेथन पीरियड के थे ना, उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम इसमें अपन नया चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, हम कहें उन लोगों का कॉपी करेंगे, ना ना ना, हम अपना नया चीज़ का जो है उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत सा नया एलिमेंट जो है ना इसमें डालेंगे। उसी को ये लोग जो थे यूनिवर्सिटी विट्स वाले थे उसको बोले बक फालतू काम कर रहा है ना, रिडिकुल्ड द क्रूडनेस ऑफ न्यू इंग्लिश पे लेके उसमें जो क्रूडनेस आई थी, क्रूडनेस किसी भी चीज़ को नया चाहिए, जैसे कि पेट्रोल है तो उससे पहले क्रूड ऑयल वो रहता है, मतलब उसको ज़मीन से निकालते हैं, तो वो क्या है अभी उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हुआ है या पका नहीं है, तो इसीलिए उसको क्रूड कहते हैं। क्रूडनेस का मतलब ये हो गया। तो वो जो है यूनिवर्सिटी विट्स है वो कहते क्या कर रहे हो फालतू चीज़, तुम लोग नया नया चीज़ अपने से घुसा दे रहे हो, कैसे बनेगा, जैसे उल्लेख करके गया हमारा बाप दादा ऐसे लिखेंगे, हम क्लासिकल आइडियल को जो है अपहोल्ड करेंगे। तो यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में एक चीज़ आपको ये याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि वो लोग क्या कर दिया, ये ड्रामेटिक यूनिटी गया तेल लाने, है ना, क्या लिखा है कि वो लोग डिसरिगार्ड करते ड्रामेटिक यूनिटी। ये जो एरिस्टोटल पोइटिक्स में बोला था ये 3 बात, टाइम प्लेस एक्शन सेम होना चाहिए, उसने बोला है भाड़ में या हम नहीं मानते हैं वो सब चीज़, ठीक है। और प्रेजेंट लाइफ एज इट इज़, ऐसा क्यों किया, ताकि वो लाइफ को प्रेजेंट कर सके जैसे है वैसे ही, क्योंकि लाइफ में ज़रूरी है भाई कि एक ही चीज़ होगा। ज़रूरी है कि अगर हम वॉर के बारे में बात करें तो वॉर के ही बारे में बात करेंगे, या इसके बारे में बात करें तो इसी के बारे में, ऐसा तो है नहीं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को दिखाएंगे। तो वही क्या किया कि इन लोगों ने डिसरिगार्ड कर दिया ड्रामेटिक यूनिटी को, क्यों, ताकि लाइफ को प्रेजेंट कर सके जैसे है वैसे ही उसके नेचुरलिटी में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, और ये ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। हुआ क्या कि अभी तक तो हमने देख लिया कि जो ड्रामा है वो कहाँ चल रहा था भैया, इसमें चल रहा था, मोराइकल, 1 मिनट है वो टाइम दीजिए। चलिए, थोड़ा थक गया था, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर पास्ट 1 आवर कंटिन्यूसली। तो ये बात हो गई। अब हुआ क्या कि पहले चर्च वगैरह में हुआ करता था, हमने देख लिया। 1574 में क्या हुआ, ठीक, एक कंपनी थी, ये रहा लॉर्ड लेसेस्टर्स, वहाँ पे एक्टर थे, उनको जो है ना रूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गया कि बहुत देखो तुम पूरे इंग्लैंड में ना ये सब ड्रामा कर सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ जा करके अपना एक्ट दिखा सकते हो, ठीक, ऐसा परमिशन मिल गया। पहले था चर्च में खाली होगा, ठीक। अब क्या है, 1574 में ऑफिशियल रॉयल परमिट मिल गया ना, रॉयल परमिट मिल गया लॉर्ड लेसेस्टर्स एक्टर, मतलब बेसिकली कंपनी थी लॉर्ड लेसेस्टर, लेसेस्टर एक जगह का नाम है, उसके एक्टर को बोला कि देखो तुम जाओ पूरे इंग्लैंड में घूम के बेटा दिखाओ प्ले, टेंशन ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके ठीक 2 साल बाद 1576 में एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स बर्बेज, उसने अपना द थिएटर नाम का एक कंपनी खोल लिया, एक तरह से आप समझिए सिनेमा हॉल खोल लिया प्ले दिखाने के लिए, ठीक है, फिन्सबरी फील्ड में, जो कि लंदन के नॉर्थ में था। आपको ये नाम जरूर याद रखना है, द थिएटर नाम याद रखना है, और जेम्स बर्बेज इसलिए नहीं कि जेम्स बर्बेज का ये था, इसलिए कि जब शेक्सपियर पहली बार लंदन आया था काम खोजने के लिए, ठीक, तो ये यही में काम किया था पहली बार। क्या लिखा है ना कि इट वॉज इन दिस थिएटर, ये द थिएटर जो जेम्स बर्बेज ने खोला था 1576 में, दैट शेक्सपियर प्रोबेबली फाउंड एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही फर्स्ट केम टू द सिटी, यानी लंदन जो आया था विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, तो इसी थिएटर में जो है उनको काम मिला था जो कि जेम्स बर्बेज का था, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है, देखा एट फर्स्ट लिटिल और नो सीनरी वॉज यूज्ड, स्टार्टिंग के जो प्लेस थे, यानी कि जैसे ये सब 1574 ये द थिएटर का हो गया, तो उस टाइम में सीनरी कम यूज होता था। सीनरी बोले तो सिंपली पीछे में पर्दा टांग दिया कोई सा वाला,
ठीक है। अब बस यहाँ पर प्ले हो रहा है, इसके अगल बगल में कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि वो लोग यहाँ पर पेंटिंग लगाने लग गए हैं, कुछ कुछ करने लग गए हैं, पेड़ पौधा कुछ लगा दिया, तो इसको सीनरी बोलते हैं। तो पहले सीनरी नहीं यूज किया जाता था। ठीक, चलिए अब ये सब आप नाम देख रहे होंगे, थॉमस किड, थॉमस नैश, लिली, जॉन लिली, ठीक है, ये जॉर्ज पील है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस लॉज है, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जॉन लिली, इन्होंने एक चीज़ का यूफिज्म, ठीक है, यूफिज्म इस टर्म को इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था। इस टर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और कैसे? इनका 2 किताब था, एक था यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट और एक था यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। मतलब पहले वाले का सीक्वल था यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, उसका ये था। जो पहला है उसको हम सीधे एनाटॉमी ऑफ विट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका पूरा नाम है यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट। तो उसी में जो है ना, उसी प्ले से जो है, उसी प्ले से ये टर्म बाहर आया था यूफिज्म। यूफिज्म बेसिकली होता क्या है कि कोई चीज़ ना बढ़ा चढ़ा करके बोलना, किसी चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा करके बोलना, मतलब ऐसा चीज़ जो आपको लग रहा कि ये है और उसको इतना ना बढ़ा चढ़ा करके देख के आप हंस रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब क्या कुछ भी है, इतना फेंकोगे, वही यूफिज्म हो गया। ठीक, तो यूफिज्म जॉन लिली से कनेक्टेड है। और कौन से प्ले से? द एनाटॉमी ऑफ विट, जिसका पूरा नाम है यूफिज्म, यूफियस, UEUPHUES और कॉमा दे करके एनाटॉमी ऑफ विट। ठीक, चलिए एनाटॉमी ऑफ विट पूछ गए। एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं इसी बात पे, बताइए एनाटॉमी ऑफ विट लिखा है जॉन लिली ने, तो एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली किसने लिखा है? आसान क्वेश्चन है, आप बता देंगे। एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली किसने लिखा है? बताइए। एनाटॉमी ऑफ विट लिखा है जॉन लिली ने, तो एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली किसने लिखा है? एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली? दैट्स एक्चुअली ए गुड क्वेश्चन। नहीं याद है? चलिए हम बताते हैं। एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली लिखा है रॉबर्ट बर्टन ने। ठीक, रॉबर्ट बर्टन ने। एक और प्ले आपको देखने को मिलता है, स्पेनिश स्ट्रेटजी, खून खराबा पूरी तरह से, ये लिखा है थॉमस किड ने। ये क्वेश्चन पूछा था इस बार TRE 628 में, ये क्वेश्चन पूछा था कि स्पेनिश स्ट्रेटजी किसने लिखा है? थॉमस किड ने लिखा है, जो कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मच ऑफ द शेक्सपियर्स वर्क्स डिपेंड ऑन प्रीवियस प्ले, यानी विलियम शेक्सपियर ने ये काम किया है कि कोई भी चीज़ अपने से नहीं लिखा है नया, पुराना ही प्ले को लिया है, उसको चेंज कर करके नया बना दिया, बोला लो भैया हमारा प्ले हो गया। ठीक, आप अगर डीपली पढ़ेंगे ना तो 1 या 2 ही प्ले, 37 में 1 या 2 ही प्ले मिलेगा, उसमें इवन उसमें भी डाउट है, जो आपको, जिसका प्लॉट विलियम शेक्सपियर का खुद का है। मैक्सिमम प्ले जो है इसने दूसरे जगह से उठाया है, मतलब कॉपी किया है, कॉपी नहीं, इनफैक्ट है कि आप उसको लिया, उसमें मॉडिफिकेशन ला दिया। मैं बताऊंगा आपको कि ज़्यादा उसने कहाँ से लिया है। दो है, एक है प्लूटार्क का लाइव्स, जिसको ट्रांसलेट किया है थॉमस नॉर्थ ने, और दूसरा है एक होलिंस क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, वहाँ से बहुत ज़्यादा उठाया। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक, यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक यूनिवर्सिटी विट्स में नाम आता है हमारा क्रिस्टोफर मार्लो का। ठीक है, क्रिस्टोफर। अच्छा, पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में एक चीज़ बताया था, जिससे जो है ना आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में याद रहेगा। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स जो है ना टोटल 7 हैं। कहाँ गए यूनिवर्सिटी विट्स? ये रहा। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स जो है ना टोटल हैं 7। यहाँ पे आप 7 का नाम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यूनिवर्सिटी विट्स 7 हैं। आपको नाम 1 का भूल सकते हैं, 2 का भूल सकते हैं। हम आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं। ठीक, कहानी 1 मिनट का है, लेकिन आपको हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी विट्स याद करा देगा। उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और सामने में हम इसको खोल दिए हैं ताकि वो कहानी और ज़्यादा अच्छे से दिमाग में स्टिक कर सके। ठीक है, आप इसको देखिएगा, और जो हम कहानी सुना रहे हैं 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट 12-15 सेकंड लगेगा। हो सकता है उससे थोड़ा बढ़ जाए, बीच में हम मसाला मार दें, जिसको इंटरल्यूड बोलते हैं। ठीक, होता क्या है कि एक बच्चा होता है, बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताइए तो? किड, शाबाश। हम बच्चा को इंग्लिश में बोलते हैं किड। तो एक किड था। ठीक, अब वो था क्या कि वो रहता था डेरा पर। ठीक, डेरा को हम लोग अक्सर लॉज भी बोलते हैं ना, कि
कि देखो उसके लॉज पे, हम लॉज पे रहते थे। लॉज बेसिकली एक वर्ड है जिसका मतलब था कि जहाँ बहुत से लोग ऐसे रह रहे हो, मतलब उनका घर नहीं हो, वहाँ पर रह रहे हो, उसको लॉज बोलते हैं। तो एक बच्चा था, इनफैक्ट मैं किड बोलूँगा, एक किड था जो कि एक लॉज में रहता था, ठीक, और अकेला रहता था। उसके पापा रहते थे, लेकिन भाई पापा घर पे थोड़ी रहेगा, वो काम करने चले जाते थे, तो पापा चले जाते थे काम पर, और ये जो किड है वो लॉज पर अकेला रहता था, ठीक। अब अकेला है, किड है, छोटा ही बच्चा है, तो क्या करेगा, उसको कोई काम धाम है नहीं, पूरी तरह से शैतानी करता था, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तरीके वाला बदमाशी करता था। किड जो है अपना लॉज पे रहता था अकेला, खूब बदमाशी करता था। इसी तरह बदमाशी करते 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 क्या हुआ एक दिन, कि एक दिन उसको बॉटल मिल गया, ठीक है, बॉटल मिल गया। बॉटल को उसने देखा तो उस पर लिखा हुआ था ग्रीन लिली, ठीक है, बॉटल पे लिखा था ग्रीन लिली। अब बच्चा था, उसको मन नहीं आ रहा, तो कभी कभी ना क्या करता था कि अपने बगल का ना एक उसी की तरह शैतान था, उसको बुला लिया करता था, और दोनों मिल करके ज़बरदस्त बदमाशी किया करता था। तो संयोग से क्या कि आज वो बंदा इसके साथ था, ठीक। ये किड जो है अपना बदमाशी कर रहा था लॉज पर अकेले रह करके, और साथ में उसका एक फ्रेंड था। इसको एक बॉटल मिली, ठीक, जिस पर लिखा हुआ था ग्रीन लिली। तो अब दोनों ही बेवकूफ़ है, ये भी बेवकूफ़ है, बेवकूफ़, पता नहीं कि क्या है इसमें, ठीक। तो ये उसके फ्रेंड को दिखा करके बोलता है, देखी देखी नहीं कथी मिल रहे। तो उसका फ्रेंड बोला कि ऐसा कर ना, पी ले, ठीक, क्या बोला, पी ले, मतलब बॉटल था उसके अंदर कुछ लिक्विड था, तो बोला कि एक पी ले, पी ले, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी लिया, ठीक, पी लिया। अब पी लिया तो इसकी तबीयत हो गई भैया ख़राब, ठीक है। उस बॉटल को जो पिया जिस पर लिखा था ग्रीन लिली, अब पत्ती फोटो बना हुआ था, लिली का फोटो बना हुआ था, ग्रीन लिली का। तो उसका फ्रेंड बोला कि पी ले, पी ले। पीते ही इसका हो गया तबीयत ख़राब। अब इसका पापा आया शाम में, ठीक, पापा आया शाम में, क्या हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, अभी दिन में तो ठीक थे, हाँ तबीयत ख़राब हो गया अचानक से ना, अचानक से हो गया ना, कुछ तो ज़रूर किया होगा। अरे कुछ नहीं किए हैं, क्या किया बताओ। तो इसका फ्रेंड ऐसे पीछे से बोतल निकाल रहा है, बोले यार देखिए यही इसको मिला था, इस पर लिखा हुआ था ग्रीन लिली, हमसे पूछा क्या करें, हम बोले पी ले, तो पी लिया। अच्छा, अरे यार ये शराब था, नहीं पीना था, ब्रांड का नाम है ग्रीन लिली, तुम इसको पी के शराब को, तुमको तो बाद में बताएंगे, पहले चलो तुम्हारा इलाज करवाते हैं, उसके बाद हम इलाज करें। बच्चे को ले गया उठा करके, उस किड को जो है लॉज पर से उठा करके ले गया, उसके हॉस्पिटल में बढ़िया से इलाज करवा दिया। और जब ठीक हुआ तो घर पे आया उसका पापा, उसको बहुत मार मारा, ठीक है, उस किड को बहुत मार मारा कि यार देखो हम तुमको घर पे छोड़ के जाते हैं, माँ है नहीं, तुमको इतना संभालते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, तुम ये नहीं घर पे आराम शांति से बैठे रहेगा, शांत नाश करता है, बताओ। इस पर बॉटल पे ग्रीन ली लिखा है, तुम उसको क्या समझ के पी गया शराब, तो तबीयत खराब हो गया। इसको बहुत मार मारा, ठीक। और कल हो करके जब इसका पापा चला गया तो फ्रेंड के पास गया, बोला कि देखो यार पप्पा ना हमारा बहुत मार लो, ठीक है, मार लो मतलब मारा, जो पप्पा हमारा बहुत मार लो, बहुत मार लो, बहुत मार लो, ठीक। अब फिर भी इसका बदमाशी गया नहीं। इसका पापा बोला कि यार देखो ये किड ना कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा है, अब इसको ना यहाँ से लॉज पर से निकालना पड़ेगा। ये यही सब कुछ का सारा नाश का जड़ ना यही है किड, ठीक है, इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरी होती है यहीं पर ख़त्म। अब हम स्टोरी को ब्रेक डाउन करते हैं। वो किड था, ठीक, लॉज पर अकेला रहता था, तो किड बोलें तो आपको क्या रहना चाहिए, आप बोलिए मेरे साथ, आपको याद रहेगा। किड जो है वो लॉज पर रहता था, तो किड का मतलब हो गया, मैसेज आप करिएगा तो फिर थॉमस मैं किड। जी थॉमस किड, थॉमस किड। थॉमस किड। और वो किड रहता था लॉज पर, कहाँ रहता था, लॉज पर। लॉज पे। तो लॉज का मतलब हम क्या समझेंगे, थॉमस लॉज। थॉमस लॉज, ठीक। अब एक दिन बदमाशी करते करते उसको एक शराब का बोतल मिला जिस पे लिखा था ग्रीन लिली, क्या लिखा था, ग्रीन लिली। लिली। तो ग्रीन का मतलब क्या समझेंगे आप, रॉबर्ट ग्रीन, और लिली का मतलब जॉन लिली। जॉन लिली, ठीक। तो उस किड को लॉज पर एक शराब का बॉटल मिला, उसको पता नहीं था शराब है, तो उस पर लिखा था ग्रीन लिली, रॉबर्ट ग्रीन जॉन लिली, ठीक। और उसका फ्रेंड उसको क्या बोला, पीले। पीले, क्या बोला, पीले। पीले। तो पीले से आपको याद आना चाहिए जॉर्ज पील, क्या याद आना चाहिए, जॉर्ज पील। ये एक तरह से लगा है ना, पीले है ना, भले ही इसको हम पील पढ़ते हैं, लेकिन पीले से आपको क्या याद रखना है, जॉर्ज पील, ठीक। अच्छा, वो बच्चा जो है नाश करता था, लॉज पर करके नाश करता था, थॉमस नैश, ठीक।
तो जब ये बंदा ग्रीन लिली शराब पी गया और उसका तबीयत खराब हो गया तो उसको पापा जो है ले गया हॉस्पिटल, इलाज कराया, उसके बाद ला कर घर पर बहुत ज़बरदस्त मारा। तो ये फ्रेंड को जाकर क्या बोल रहा है कि अरे बाबू हमारा बहुत मार लो, बाबू हमार बहुत मार लो। तो मार लो से आपको क्या याद रखना है, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। इतनी बात याद हो जाएगी आपको एकदम, बहुत 1 मिनट का स्टोरी है, आपको याद रहेगा। और यूनिवर्सिटी बिट्स ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। कि एक किड था, वो लॉज पे अकेला रहता था और अकेला रह दिन भर नाश करते रहता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उसको एक शराब का बोतल मिला, ठीक है। उस पर लिखा था ग्रीन लिली, ब्रांड था, शराब का ब्रांड था ग्रीन लिली। फ्रेंड से बोला ये कथी रे, तो बोले पी ले ना एकरा, पी ले जॉर्ज पील, ठीक, पी लिया। उसका तबीयत खराब हो गया, उसका पापा इलाज कराया और इलाज कराने के बाद खूब मार मारा। तो इस फ्रेंड के पास अगले दिन जाता है, रोते हुए बोलता है कि तू हमारा पिला दे रही ना शराब, हमारे बाबू हमारा बहुत मार लो, यानी कि क्रिस्टोफर मार लो, ठीक। आगे बात समझ में, चलिए। तो इस स्टोरी से जो है आप यूनिवर्सिटी बिट्स को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ में एक और ड्रामा बोलता है, एक और ड्रामा हम आपको स्टोरी में और बताए थे ना एक बार कि उसका पापा बोला कि यार देखो सारा शैतानी का जड़ ना यही किड है, इसको निकालना पड़ेगा, इस लॉज से हटा दो, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो बोला कि किड को हटा दो, किड को क्या कर दो, हटा दो। तो कभी कभी जो है ना यूनिवर्सिटी बिट्स में हम किड को नहीं रखते हैं, काहे भैया, काहे कि ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं था, न ही ऑक्सफोर्ड से था, न ही कैम्ब्रिज से था। कभी हाँ, भले ही इसका थॉमस किड का स्टाइल इन लोगों से मिलता था, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सिटी बिट्स में रख देते हैं, लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं था। तो लास्ट में स्टोरी ये बताते हैं कि ये बोला कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा, इस किड को हटाना पड़ेगा लॉज से, सारा नाश यही करता है, यही सारा जो है ना शैतानी का जड़ है, सारे नाश का जड़ यही है, इसको हटाओ। हटाओ मतलब यूनिवर्सिटी बिट्स से हटाओ। तो थॉमस किड को कभी कभी हम हटा देते हैं। आगे चलते हैं, ये छोटी सी स्टोरी आपको हमेशा याद रखेगी, हम भी बहुत याद करते थे, एक दो का नाम भूल ही जाते थे। तो फिर एक दिन जा रहे थे पढ़ने के लिए, रास्ते में बाइक पर सोचते सोचते यही कहानी बन गया। तो हम उसको रिकॉर्ड करके रख लिए कि फिर भूल जाएंगे बाद में, हमको खुद नहीं याद रहेंगे ये कहानी। तो अभी हम उसी को सुन करके ना फिर आपको बताएं। चलिए आगे चलते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। तो पहला, अच्छा इसमें जो है ना यूनिवर्सिटी बिट्स में जितने भी लोग हैं बहुत सारा काम किए, लेकिन उसमें सारे का जो है ना बहुत सारा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। यह हो सकता है कि हमारे पास उनका प्ले नहीं हो, लेकिन कुछ कुछ है जिनका हमारे पास अभी, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो है बंदा, ठीक है। ये बंदा जो है कम एज में ही मर गया, ठीक है। मर क्या गया, मार दिया गया। जैसे जॉन किट्स का डेथ जो है 25 साल में हो गया था, उसी तरह ये भी शायद 29 ईयर में जो है ना मर गया था। कैसे मर गया भाई, एक ब्रॉल हुआ था, मतलब गया था दारू पीने के लिए पब में, एक बंदा था जिसका नाम था इंग्राम फ्रेजर, ठीक है। उसी से इसका हो गया झगड़ा हो गया, तो इसको चाकू ही भोंक दिया, मर गया, हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखा द ग्लोरी ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा डेट्स फ्रॉम हिज टेम्बोलिन। इनका पहला जो वर्क था वो टेम्बोलिन था। इनको जाना जाता है किस लिए, माइटी लाइन के लिए। बेन जॉनसन ने कहा था कि इन्होंने जो ब्लैंक वर्स में लिखा है अपने ड्रामा को, प्ले को, तो वहाँ से उन्होंने माइटी लाइन को मतलब कहा था कि मार्लोज माइटी लाइन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हु इज़ एसोसिएटेड विद माइटी लाइन, नीचे में ऑप्शन दे देगा, तो आंसर होगा इसका मार्लो, ठीक है। अच्छा इनके जो, ठीक है, इनके जो भी प्ले हैं ना, या इनको हम जानते हैं जिस स्टाइल के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्लोएस्क। नाम से क्लियर है, मार्लोएस्क क्या है भाई। देखिए इनका जो भी प्ले होता है ना, वो एक सेंट्रल फिगर पर ना कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि किसी एक प्रोटैगनिस्ट को या एंटैगनिस्ट को या जो भी कहिए, उसके ही आसपास में इनका स्टोरी चलता है। अच्छा उसके स्टोरी कहाँ चलता है कि इनका जो कैरेक्टर होता है ना, उनको लस्ट होता है पावर का, नॉलेज का। जैसे टेम्पोलिन को आप पढ़िएगा तो उसको घमंड था कि हम जो है ना किंग बने, हमारे पास पावर हो, तो पावर की वजह से वो जो है ना मारा गया। सारी स्टोरी उसी की रिवॉल्व हो रही थी, वन मैन स्टोरी हो जाता है इनका। अच्छा इसी तरह आप डॉक्टर फॉस्टर्स का पढ़िएगा तो इनको नॉलेज का भूख था। इन्होंने अपने सोल को, अपने आत्मा को जो है शैतान के हाथों बेच दिया था 24 साल के लिए कि तुम हमारा आत्मा रख लो 24 साल के लिए और हमको इनफाइनाइट नॉलेज दे दो, ठीक है। इसी तरह जीव ऑफ माल्टा में आपको बरबास मिलेगा, जहाँ क्या था, पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये सारी जो है आपको इनके हर एक प्ले में जो है ना, कॉल, इनके हर एक प्ले में आपको एक ऐसा एक मेन कैरेक्टर मिल जाएगा, यूजुअली प्रोटैगनिस्ट, जिसके अराउंड जो है स्टोरी रिवॉल्व होती रहती है। वन एक्ट प्ले भी इसको हम लोग बोल देते हैं कभी कभी, वन मैन प्ले। और इसीलिए इनके इस स्टाइल को हम मार्लोएस्क बोलते हैं। जैसे आप शेक्सपियर वगैरह का पढ़िएगा तो उसमें हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन इनके जो प्ले होते थे, इनके जो ड्रामाज होते थे, उनमें ज़्यादातर ये पहले ही मतलब एक ही
कैरेक्टर पर होता था फेमस, मतलब इम्फेसिस होता था, इसीलिए इनके स्टाइल को बोल दिया गया मार्लोएस्क। ठीक है, चलिए इनको जो हीरो इनको 4 प्ले के लिए जानते हैं। ठीक है, इनके 4 प्ले हैं, उनके लिए हम लोग जानते हैं। पहला नंबर है टेम्बरलिन, सेकंड नंबर है डॉक्टर फॉस्टर्स, थर्ड नंबर है द ज्यू ऑफ माल्टा और फोर्थ नंबर है एडवर्ड सेकंड। LNMU के फर्स्ट ईयर में एडवर्ड सेकंड को पढ़ना होता है। ठीक है, हम पढ़े भी थे, वैसा ही बुक पढ़ा हुआ है। तो इनका 4 प्ले और एक इन्होंने पोएटिक वर्क भी लिखा है जिसका नाम है हीरो एंड लिएंडर। अब एक चीज़ है जो कि हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी क्लास 3 में, पिछले क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि हीरो एंड लिएंडर किसने लिखा? क्रिस्टोफर मार्लो ने। अब बात यह है कि इसको पूरा नहीं लिखा था, अनफिनिश था, क्योंकि मर गया था बेचारा, इंग्राम फ्रीज में भोग दिया था चक्कू। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हीरो एंड लिएंडर है, ठीक, इसको फिनिश किसने किया था? एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। बताइए आप कि हीरो एंड लिएंडर को, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का पोम है, वो उसको फिनिश किसने किया था? ये क्वेश्चन है। और जिस बंदे ने फिनिश किया उसको सिर्फ इसीलिए जाना जाता है, और उसने कोई बड़ा काम किया नहीं है। उसको अगर हम जानते हैं लिटरेचर में तो सिर्फ इसीलिए कि उस बंदे ने हीरो एंड लिएंडर को फिनिश किया था। उसका नाम जी से है, लीजिए इतना बता दिया। 2 नाम है, एक जी से है, एक सी से है। जोफ्री चौसर। नहीं भैया, जॉफरी चौसर कैसे फिनिश? जॉफरी चौसर तो इससे पहले पैदा हो गया था। देखिए, जॉर्ज चैपमैन नाम है उस बंदे का। आप क्लास 3 के नोट को अभी भी उठा करके देख सकते हैं, वहाँ पे आप सर्च करिए जॉर्ज चैपमैन, आपको लिख जाएगा कि जॉर्ज चैपमैन इज़ मोस्टली नोन फॉर फिनिशिंग हीरो एंड लिएंडर। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया, ये इनका 4 प्ले है। टेम्बुलिन नंबर 1 है। टेम्बुलिन बेसिकली ना तिमूर द टाटर की कहानी है। तिमूर द टाटर कौन? आपको याद होगा कि आप पढ़ेंगे तैमूर लंग के बारे में, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ा है ना तो तैमूर लंग के बारे में आपने सुना होगा। तो उसी की कहानी है, ये पर्शियन किंग था, ईरान का राजा। ठीक है, तो उसी के बारे में ये कहानी है, टेम्बुलिन द ग्रेट। ठीक, अच्छा इसमें छोड़िए, इतना कहानी मैं कहे को आपको बताऊँ। फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस सेकेंड प्ले है इनका, जिसमें उसी एक द अल्केमिस्ट के बारे में बात होती है। उसको नॉलेज चाहिए होता है भैया, वो शैतान से डील कर लेता है कि तुम हमको इन्फाइनाइट नॉलेज दो, मेरा सोल 24 साल की तुम रख लो। सेकेंड है ज्यू ऑफ माल्टा, इसमें एक मनी लेंडर है जिसका नाम है बरबास। ठीक है, बरबास। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, नाम हमको नहीं याद आ रहा है, शायद एज यू लाइक इट है, उसमें एक बंदा है शाइलॉक, वो भी सेम इसी की तरह है, वो भी मनी लेंडर रहता है। ठीक है, एज यू लाइक इट ही है, उसकी हीरोइन का नाम है पोर्शिया। तो शाइलॉक जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस। सॉरी सही याद नहीं था, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम है उसका, सही है। पोर्शिया है, उसमें शाइलॉक है। ठीक है, ये सब है, बोकाशियो है, तो उसमें भी ये शाइलॉक इसी तरह है, वो भी पैसे कमाना चाहता है, वो पैसा उधार पे लगाता है, मनी लेंडर, एक तरह से समझिए ना कि साहूकार है। तो ज्यू ऑफ माल्टा में एक आपको ये मिलेगा, ये रहा बरबास। ठीक, उसमें भी यही बंदा है, शाइलॉक को उठा लीजिए, बरबास को उठा लीजिए, दोनों सेम रहेगा। इसमें है एडवर्ड सेकेंड, इसमें एक किंग के बारे में बोला जाता है। ठीक है, और वो किंग जो है ना एडवर्ड सेकेंड, वो एक बंदे पर ही फिदा है, इसका नाम है गेवस्टन। तो इस प्ले में जो है आपको पहले होमोसेक्सुअलिटी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप इसको गे कहिए, GY गे, या होमोसेक्सुअलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो डील्स विद द थीम ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो ये हो गया हमारा एडवर्ड सेकेंड। पियर गेवस्टन नाम का एक बंदा है जिस पे जो है किंग का दिल फिदा है। आगे चलते हैं, और उसी की वजह से ना इसका हालत ख़राब होता है, मर भी जाता है ये एडवर्ड सेकेंड, मतलब उसको मार दिया जाता है इनफैक्ट। ठीक, तो ये हमारा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बात हो गई। क्रिस्टोफर मार्लो के लिए 5 चीज़ याद रखना है बस, कि इनका 4 प्ले था, टेम्बुलिन पहला, डॉक्टर फॉस्टर दूसरा, ज्यू ऑफ माल्टा तीसरा, एडवर्ड सेकेंड चौथा। ठीक, ज्यू ऑफ माल्टा में बरबास है, डॉक्टर फॉस्टर्स में उसके बारे में हम फिर चलेंगे। ठीक है, और हीरो एंड लिएंडर इनका एक पोएटिक वर्क है जो कि अनफिनिश था, इसको फिनिश किया किसने? जॉर्ज चैपमैन ने। ठीक है, इतना याद रखना है। हाँ, जब हमारा ये हिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्ले को उठाएंगे, मतलब 5-7 बुक को उठा लिया, उसका मेन कैरेक्टर, उसका स्टोरी, थीम, समरी, इंपॉर्टेंट कोड, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम, अच्छा इनका फोटो देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास बंदा था, 29 साल में मर गया था, इंग्राम फ्रीज चक्कू भोंग दिया था। आगे चलते हैं, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का फोटो ये है, आप देख सकते हैं, हैंडसम बंदा ही था। ठीक, पढ़ते हैं इसको, देखिए, ही सिंपली टेक्स एन ओल्ड प्ले। ठीक है, ये पुराना प्ले को उठाते हैं और इन ओल्ड पोम या पुराना पोम को उठाते हैं, मेक्स इट ओवर क्विकली, इसको चेंज करते हैं, एंड लो लीजिए, दिस ओल्ड फैमिलियर मटेरियल ग्रोज विद डीपेस्ट थॉट्स एंड द टेंडरेस्ट फीलिंग दैट इनोबल आर ह्यूमैनिटी। बोला कि देखिए
पुरनका किसी प्ले को या पोम को उठा लिया, कुछ कुछ चेंज कर दिया, वो लो भैया ज़बरदस्त बन गया, वो इतना मस्त बन गया कि उसमें आपको ह्यूमैनिटी दिखाई देगा, ठीक है, टेंडरेस्ट फीलिंग दिखाई देगा, एकदम नाजुक से नाजुक जो है ना आपको उसमें भावनाएं, ये सारी चीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। और क्या लिखा है कि एंड ईच न्यू जनरेशन ऑफ मेन फाइंड इज मोर वंडरफुल देन द लास्ट। बोल रहा है कि देखिए, एक तो ये होगा कि पुराना वाले उठा करके नया बना दिया, और ये है कि जो जो नया नया जनरेशन आता है ना, वो उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल फाइंड करता है पिछले वाले जनरेशन कंपेरिजन में। ये सही बात है, बहुत सारे इनके प्ले को मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है, और देखा हूँ उसमें बहुत सारे। जैसे एक मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक, ये इन्हीं का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछ लेते हैं, ये लाइन अगर पूछे भी थे हम क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप में, आपको याद हो या ना, हमको याद है, ये लाइन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये लाइन आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जिसको लिखा है इस बंदे ने, शेक्सपियर ने, ठीक है। और दूसरा लाइन है सेम इसी से मिलता हुआ, ठीक है, वो तो था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, और ये लाइन है ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, मतलब सेम चीज़ को घुमा दिया है, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। ये किस प्ले से लिया गया है? ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ये लिया गया है इससे, द ज्यू ऑफ माल्टा से। ये तो जिस तरह से पगलाई करके बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये पूछ सकता है, और सब लोग सीधे घुस जाए कहाँ, विलियम शेक्सपियर, क्योंकि उनको याद है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में है ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ये जियो ऑफ माल्टा से ले गया, जो कि इसका है, इनका है, मतलब क्रिस्टोफर मार्लो का, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वो शेक्सपियर भैया का है। आगे चलते हैं, ठीक। ये पैदा हुए थे 23 अप्रैल को 1564 में, और जगह का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, बहुत जगह आपको पढ़ाया गया होगा, ये लिखा भी मिलेगा स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, क्या मिलेगा, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, लेकिन ये गलत है, हम बहुत जगह से वेरीफाई किए हैं, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन मिलता है। इवन विलियम जेलोंग की भी किताब में आपको स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन मिलेगा, लेकिन हम बहुत जगह से वेरीफाई किए हैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है। इवन अभी जो जगह है रियली में, उसको भी हम चेक किए हैं, तो अभी भी वहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन मिल रहा है। और इनका जो पर्टिकुलर खुद का वेबसाइट है, मतलब इनका डिसेंडेंट लोग बनाया होगा, वो लोग वहाँ भी आपको मिलेगा स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। तो आपको ये रखना, ऑन नहीं है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है, ठीक। अच्छा, इनका एक और नाम है, पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, बार्ड, BARD, बार्ड। बार्ड एक बहुत, मतलब कोई भी जो बहुत बड़ा पोइट हो, जिसका रिप्यूटेशन बहुत हो, उसको हम बार्ड बोलते हैं, ठीक। तो इनको बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है, बार्ड ऑफ एवन, BARD, बार्ड लिख देता हूँ मैं, बार्ड ऑफ एवन, BARD, बार्ड ऑफ, ठीक, एवन, AVON, यहाँ पे आप देख रहे हैं बार्ड ऑफ एवन। तो बार्ड ऑफ एवन क्यों बोला जा रहा है? बार्ड का मतलब बहुत बड़ा पोइट, ऑफ एवन यानी एवन के। एवन कहाँ से है भैया? इनके जगह का नाम है जहाँ पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। चलिए, इनके वाइफ का माँ का नाम है मैरी आर्डन, बाबूजी का नाम है जॉन शेक्सपियर, और इनकी जो शादी हुई है उसका नाम है एनी हैथवे, और ये उनसे 8 साल बड़ी थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बेन जॉनसन ने इनको कहा कि न्यू स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, बेन जॉनसन ने कहा था इनको, जो कि इनके फ्रेंड थे, कि वो बंदा स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक जानता था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, एनी हैथवे 5082 में इनकी वाइफ का नाम था, ठीक है। 5087 में लंदन चले गए, और चलते ये चीज़ कभी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे अभी आप सुने होंगे एक केस के बारे में कि सलमान खान को जो है ना ब्लैक बक मारने के इसमें ना केस सुने होंगे आप। तो इसी तरह इस बंदे ने भी क्या किया था कि एक इनका फ्रेंड था जिनका नाम था सर थॉमस लूसी, ठीक है। उसके गार्डन में ना इन्होंने एक डियर को जो है ना पोच कर दिया था, मार दिया था, ठीक है। तो फिर वहाँ से उनको भागना पड़ा था। तो सर थॉमस लूसी का वो गार्डन था, ठीक है। जगह का नाम था चार्ल्स कोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके गार्डन में विलियम शेक्सपियर भैया ने पोचिंग किया था। पोचिंग का मतलब था जानवरों को मारना, तो डियर को जो है पोचिंग किया था, मारा था। तो उस बंदा का नाम, जिसका गार्डन था, वो नाम था सर थॉमस लूसी। सर थॉमस लूसी गार्डन में इन्होंने जो है एक इसको मारा था, ठीक है। बेन जॉनसन ने उनके बारे में ये कहा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब इसे देखिए, लिखा कि शेक्सपियर्स पोम्स 2 है, ये वाला, एक वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रेसी, ठीक है, द रेप ऑफ लुक्रेसी और वीनस एंड एडोनिस। बोला कि इनका जो है ना
सक्सेस का बिगिनिंग, यानी कि कहाँ से इनके लाइफ में सक्सेस शुरू हुआ, वो इनके ड्रामेटिक वर्क से नहीं आया है बल्कि इनके पोम से आया है, पोम से। ठीक है, तो इनको जो पहले सफलता मिली, पहले सक्सेस मिला, वो किससे मिला? इनके पोम से मिला। इनका पोम क्या है? ये दो ही है 200, एक वीनस एंड एडोनिस और दूसरा द रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, के मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, खैर छोड़िए। हाँ, तो 2 पोम है इनका, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पूछ लेता है कि किस थिएटर से जो है विलियम शेक्सपियर का नाम एसोसिएटेड है? तो वो 2 थिएटर है, एक है द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स। इन दोनों थिएटर से जो है इनका नाम एसोसिएटेड है, मतलब कि इनमें इनका कुछ शेयर था, पार्ट ऑनर है ना, पार्ट ऑनर है, मतलब कि ये दोनों जो थिएटर थे द ग्लोब और ब्लैक फ्रायर, उसके ये पार्ट ऑनर थे, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें किया गया होगा। ठीक है, अगर लिखा द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हिज प्लेज नाउ कॉल्ड फर्स्ट फोलियो, जिसको अब हम लोग फर्स्ट फोलियो बोलते हैं, वो 1623 में जो है पब्लिश किया गया था हेमिंग और कॉन्डेल ने। ठीक है, ये लिखा है ना कि पेरिकल्स बीइंग लेफ्ट आउट अमंग 37 प्लेज, के उसमें से पेरिकल्स खत्म नहीं था, मतलब पहले फोलियो में जो है हमारा, फिर सेकेंड फोलियो में इसको इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन पहले फोलियो में जो है हमारा पेरिकल्स नहीं था। 37 में से 36 ही था, पेरिकल्स नहीं था। फर्स्ट फोलियो 23 में आया और सेकेंड फोलियो इसी को चेंज कर दिए, 32 कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया हेमिंग एंड कॉन्डेल ने। अच्छा, इसको फोलियो का है बोलते हैं भाई, अब हम आपको बताते हैं। जैसे पहले जो है ना पार्चमेंट हुआ करता था, पार्चमेंट उस पर लिखा जाता था। पार्चमेंट क्या आज की तरह थोड़ी ना पेपर था, पार्चमेंट होता था बेसिकली किसी एनिमल का स्किन होता था, यूजुअली भेड़ का होता था या फिर गोट्स का, उसके स्किन पे लिखा जाता था। तो पार्चमेंट का एक साइज होता था कि इतना बड़ा साइज बनेगा, तो जब उसको एक बार मोड़ देते थे ना, एक बार मोड़ देते थे और ऐसे बन जाता था, तब तो उसी को हम फोलियो बोलते थे। फिर एक बार और मोड़ देते थे, इसका नाम अलग था, हम देखेंगे कभी जरूरत था तो हम आपको बता देंगे। तो पार्चमेंट को जो है एक बार मोड़ देने पर, मतलब ऐसे थोड़ी देर के, मान लीजिए कि A4 साइज पेपर था पार्चमेंट, उसको बीच से मोड़ दिया तो अब किताब की तरह हो गया, तो उसी को फोलियो बोलते थे, और बीच से ना काट करके सी दिया जाता था, तो उसी को जो है हम फोलियो बोलते थे, फोलियो। ठीक, फोलियो, तो इसीलिए इसका नाम फर्स्ट फोलियो पड़ा। ये फोलियो कोई नाम नहीं है, फोलियो इस वजह से आया है कि पार्चमेंट को बीच से काट करके पेज बना दिया जाता था, तो उसी को फोलियो बोलते थे। तो फर्स्ट फोलियो जो है 1623 में आया था। ये बहुत अंदर की नॉलेज है, आपको शायद ही कहीं पता चलेगी। चलिए आगे चलते हैं, ये सारी बात हो गई। ठीक है, अच्छा इनके लिटरली लाइफ को, लिटररी करियर को हम यूजुअली 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट का पीरियड, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड, ठीक है, ग्लूम एंड डिप्रेशन का पीरियड, और फिर रेस्टोर्ड सेरेनिटी, मतलब कि फिर से अपने सेरेनिटी पे आ गए। सेरेनिटी का मतलब कि ठीक ठाक पे आ गए थे। ठीक है, और चारों पीरियड हम यहाँ पर ढंग से लिख करके, और चारों पीरियड में जितना भी वर्क है हम उसको लिख दिए हैं। आपको इसमें टोटल का टोटल 37 प्ले मिल जाएगा। ठीक है, एक जगह आप किसी भी किताब को उठाइए, वहाँ पे शायद ही आपको चारों का सारा 37 प्ले मिलेगा, और वो भी इस तरह से डिवाइड किया गया। तो हम इसमें चारों जो उनका लिटरेरी पीरियड था, ठीक, उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, और किस किस पीरियड में कौन कौन सा बुक लिखा गया है, प्ले लिखा गया, वो सारा लिख दिया है। इसमें टोटल का टोटल आपको 37 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी बात हो गई। अब चलते हैं हम आगे। इसको आप ज़रूर, आप इसको याद नहीं करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा ना, दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपको याद ही होगा, कुछ होगा जो आपको याद नहीं होगा, जैसे टेमिंग द श्रीव नहीं याद होगा। ठीक है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा नाम नहीं याद होगा। अच्छा, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इनका तो प्ले है ना, और इसी नाम से जोफ्री जॉसन ने एक पोइटिक वर्क लिखा है। ठीक, ये सारा हो गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस अभी हमने देख लिया, इसमें शाइलॉक है। ठीक है, मच एडू अबाउट नथिंग, ये सारा हम कवर करेंगे। मैकबेथ से क्वेश्चन पूछे हुआ था, इसका लाइन पूछे हुआ था, इट इज़ ए स्टोरी टोल्ड बाई फूल या इडियट, इस तरह का होता है। ठीक, वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये सारा इधर तक जो है इनका हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये है कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि उनका जो हिस्ट्रिकल मटेरियल है, मतलब जो हिस्ट्री के मटेरियल उठाया है, जैसे आपको बहुत सारे हिस्ट्री प्ले भी इसमें मिलेंगे, जैसे जूलियस सीजर हो गया, ये आपका हिस्ट्री प्ले है। ये हेनरी वाला जितना भी हो गया, हेनरी 4 है, हेनरी और बहुत सारा है, हेनरी 4 है, 6 है और 8 है। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हेनरी वाला कौन सा नहीं लिखा है। हेनरी 4 दे देगा, 6 दे देगा, आपको 8 दे देगा, 7 दे देगा। तो
तो हेनरी 7 नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेनरी 4 लिखा है, ठीक, 6 लिखा है, ठीक, और 8 लिखा है, ठीक। हेनरी 7 नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, तो 5 वाला ऑप्शन नहीं देता है। हम क्वेश्चन देखें इसलिए बता रहे हैं, 7 वाला ऑप्शन देता है। कहा है भैया आपको इसे कन्फ्यूज करने के लिए 8 से और 6 से। तो हेनरी 7 नहीं लिखा है, बाकी 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है। इजी, यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, एक एक छोड़ के लिखा है, मतलब 4 लिखा, ठीक है, फिर 7 5 ना लिख करके 6 लिखा, फिर 7 नहीं लिख करके 8 लिखा। तो एक तरीका हो गया ऐसे याद करने का कि हेनरी वाले का। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मैं देखा हूँ कई बारी एग्जाम में, पीजीटी टीजीटी में ऐसे पूछता है कि इसमें से कौन सा हेनरी विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं है, तो हेनरी 7 उनका वर्क नहीं है, ठीक है। ये सारा बात हो गया। तो ये सब हिस्ट्री प्ले है। रिचर्ड वाला ये भी हिस्ट्री प्ले है, आपको ये भी हिस्ट्री प्ले है। किंग जॉन ये भी हिस्ट्री प्ले है। तो ये सारा हिस्ट्री प्ले है। तो हिस्ट्री प्ले के लिए जो इनका मटेरियल है वो कहाँ से उठाया भैया, ये होलिंस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ऊपर मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि होलिंस्ट क्रॉनिकल्स, बस इतना ही बोलते हैं, होलिंस्ट क्रॉनिकल्स इतना नहीं बोलते हैं। तो अभी हम पूरा लिख दिए है ना, सीधे आपको ऑप्शन देगा तो बस नहीं देगा, होलिंस्ट क्रॉनिकल्स। अच्छा, क्रॉनिकल्स किसको बोलते हैं भैया, क्रॉनिकल्स बोलते हैं कि कोई सा भी हमारा किंग है या कोई सा भी रूरल है, राजा है, तो उसके साल में, पूरे एक साल में क्या क्या हुआ उसका रिकॉर्ड, फिर अगले साल में क्या हुआ उसका रिकॉर्ड, फिर अगले साल में क्या हुआ उसका रिकॉर्ड, उसी को क्रॉनिकल बोलते हैं। जैसे आपने अकबरनामा के बारे में सुना होगा, तो वो भी एक क्रॉनिकल ही है। क्रॉनिकल के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, एनल्स, ANNALS। तो एनल्स क्रॉनिकल्स एक ही चीज़ है। तो वही होलिंस्ट क्रॉनिकल्स से उठाया। अच्छा, होलिंस्ट का ही नाम है, लिखने वाले बंदा का नाम है होलिंस्ट, उसी का क्रॉनिकल है, ठीक। और दूसरा है एक विलियम नॉर्थ था, ठीक, उसी का ट्रांसलेशन है ये लाइव्स। ये बहुत फेमस है, इसमें से बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बेसिकली इस लाइव्स में ना अलग अलग लोगों की बायोग्राफी लिखी हुई थी, मतलब अलग अलग लोगों के ज़िंदगी के बारे में लिखा था, उनके लाइफ के बारे में बायोग्राफी बेसिकली गई। तो ये लिखा था किसने भैया, प्लूटार्क ने। प्लूटार्क इंग्लैंड का नहीं था, इटली का था, ठीक। प्लूटार्क या ग्रीक का रहा होगा, इंग्लैंड का नहीं है वो। तो उसी को इस बंदे ने ट्रांसलेट किया था। नॉर्थ नाम था इसका, विलियम नॉर्थ था या थॉमस नॉर्थ था, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। नॉर्थ ही देखा, आप नॉर्थ से याद रखें, सरनेम हो गया ना। तो नॉर्थ ने इसी लाइव्स का ट्रांसलेशन किया था उसमें से, और ये होलिंस्ट के क्रॉनिकल से, इस दो से विलियम शेक्सपियर ने अपना जो भी हिस्ट्रिकल प्ले लिखा है उसके लिए मटेरियल लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओनली 2 or 3 ऑफ हिज प्लॉट्स एज इन लव्स लेवर्स लॉस्ट, मेरी वाइफ आर सेड टू बी ओरिजिनल, इवन दीज आर डॉट, क्या बोल रहा है कि सिर्फ 2 या 3 प्ले है। एग्जाम्पल दे जैसे लव्स लेवर लॉस्ट, मेरी वाइफ विंडसो, इसी को कहा गया कि ये इनका खुद का लिखा हुआ है ओरिजिनल, और ये भी डाउटफुल है। ये बात हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, ठीक। आगे लिखा हुआ है शेक्सपियर ड्रामाज आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। 3 क्लासेज में है, ट्रेजिडी, कॉमेडी और हिस्ट्रिकल प्ले। ट्रेजिडी में आप जानते होंगे कि जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो मर धर जाएगा, उसके साथ गलत होगा। कॉमेडी में आप जानते हैं हंसी खेला होगा। रिचर्ड के बारे में, हिस्ट्री प्लेस के बारे में आप जानते हैं कि किसी किंग के या किसी क्वीन की हिस्ट्री को बोला जाए, जैसे हेनरी वगैरह हो गया, रिच हो गया, रिचर्ड हो गया, तो ये सब हिस्ट्री प्ले है, ठीक। आगे चलते हैं। ए ट्रेजिडी इज अ ड्रामा इन विच द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डेस्परेट सर्कमस्टांसेज। मतलब कि ट्रेजिडी में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होंगे वो डेस्परेट सर्कमस्टांसेज, यानी किसी बुरी स्थिति में फंस जाएंगे, या लेड बाय ओवरवेलमिंग पैशन, यानी किसी ऐसे पैशन का शिकार हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, वो डूम हो जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे, ठीक है। गुड बाय, ख़त्म, गया। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स में क्या है, वो ओवरवेलिंग पैशन, उसको नॉलेज का इतना ना पैशन हो गया, इतना नॉलेज के बारे में चल गया कि वो मर गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है, ठीक। बस प्रोटैगनिस्ट या प्रिंसिपल कैरेक्टर के साथ गलत हुआ, ठीक है, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, ट्रेजेडी का, ठीक। अच्छा, ये कुछ कॉमेडी है, आप देख सकते हैं उनकी लिखी हुई। ये कुछ ट्रेजेडी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये जैसे मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथिल्लो है। अच्छा, ओथिल्लो में जो है आयागो है, आपको IAGO, जिसके लिए कॉलेज या इलियट ने आई थिंक, कॉलेज नहीं, इलियट ने एक मोटिवलेस मैग्निटी का टाइटल दिया है। ओथिल्लो में है यागो। जब ओथिल्लो का सामने देखेंगे तो हम देखेंगे कि यागो कौन है। उसी के लिए TS इलियट ने एक टर्म दिया था, मोटिवलेस मैग्निटी, ठीक। तो ये सब ट्रेजेडी है। आगे आते हैं, लिखा कि इट इज़ जनरली असर्टेड दैट इफ शेक्सपियर हैड रिटन नो प्लेज हिज पोम्स अलोन वुड हैव गिवन हिम अ कमांडिंग प्लेस इन एलिजाबेथन एज। मतलब बोला कि देखिए, हम तो जानते हैं कि इस बंदे ने, विलियम शेक्सपियर ने
37 प्लेज लिख दिया, ठीक, और हम उनको इसलिए जानते हैं। लेकिन बोल रहा कि अगर ये कुछ भी प्ले नहीं लिखा था, मतलब एक ही प्ले नहीं लिखा था, नो प्लेज, फिर भी हम इनको एक बड़ा प्लेस देते एलिजाबेथन पीरियड में। का है इस दो की वजह से, दो जो पोइट पोएम है इनका, वीनस एंड एडोनिस इन द लेप ऑफ लुक्रसी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर शेक्सपियर सोनेट 154 इन नंबर, यानी कि 154 सोनेट है, हम जानते ही हैं। ठीक है, आर द ओनली डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स फीलिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोनेट ही है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने अपने फीलिंग को जो है ना एक्सप्रेस किया हुआ है। हिज प्लेज आर मोस्ट इम्प्रेशनल इन ऑल लिटरेचर, ये बात है कि उनके जो भी प्ले हैं ना वो मोस्ट इम्प्रेशनल इन लिटरेचर है, मतलब कि इनके प्ले में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई भी एक फीलिंग, कोई भी एक चीज़, कोई भी पार्ट जो है एक्सप्रेस किया ही नहीं है। ठीक, एक बंदा का मैं आपको नाम लेता हूँ, बताइए हार्ड टाइम्स किसने लिखा है? हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स किसकी लिखी हुई नॉवेल है? विक्टोरियन पीरियड में का बंदा था वो भैया जी, बताइए हार्ड टाइम्स किसने लिखा है? हार्ड टाइम्स नहीं बताइएगा तो ये बता दीजिए कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखा है, यही बता दीजिए। ये नहीं बताइएगा तो अब इनका बहुत फेमस किताब का नाम लेना पड़ेगा जो आपको आता ही होगा, जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, जो कि मेरे पास है वो किताब। बताइए। चार्ल्स डिकेंस। ये बात है, मर्द हिला दिए ना। तो चार्ल्स डिकेंस का है, ये तीनों है, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और ओलिवर ट्विस्ट। तो जब आप ओलिवर ट्विस्ट को पढ़िएगा ना तो बहुत गजब की कहानी है, हम पढ़े हैं उसको, उसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में ये बता रहे हैं, मतलब बेसिकली कैरेक्टर का यूज किया है, लेकिन एक तरह से आपको लगेगा कि अपना स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह ये इनके बाप जो है इतने गरीब थे कि इनका कर्जा हो गया था, कर्जा नहीं अदा दे पाए थे तो जेल में धर दिया इनके बाबू को, इनको कम ही एज में जो है फैक्ट्री ज्वाइन करना पड़ा था, ये सारा आपको मिलेगा वहाँ। ठीक है, तो वो क्या था, पर्सनल हो गया, मतलब प्ले में पर्सनल फीलिंग को जो है ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर के अपने किसी भी प्ले में जो है अपना पर्सनल फीलिंग नहीं घुसाया, इम्पर्सनल है सारा। हाँ, जो उनके अपने फीलिंग का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कहाँ, वही सोनेट्स में। शैल आई कंपेयर सी टू ये सारा बात हो गया 154 सोनेट का। देखा कि सोनेट्स डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, आप जानते ही होंगे। ठीक है, एड्रेस टू ए मैन हु शेक्सपियर फ्रेंड, एक बंदा था शेक्सपियर फ्रेंड का, मिस्टर WH शायद उनका नाम है। ठीक है, अच्छा, ये फ्रांस का एक बंदा है जिसको आप लिटरेचर में पढ़ेंगे, इनका पूरा नाम हम नहीं लिखे हैं, खाली इसको पढ़ के आप बताइए क्या लिखा हुआ है। GOETHE, गोथे। देखिए इनका पूरा नाम है जोनाथन वॉल्फगैंग वॉन गटर। ये आपको गोथे लग रहा होगा लेकिन इससे पढ़ते हैं तो गटर पढ़ते हैं, गटर। तो वो बंदा इसके विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहता है, आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। ठीक है, ये सारी बात हो गई। ठीक है, चलिए अब अगला नाम आता है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर के बारे में हम फिर से लौटेंगे एक बार जब हम फैक्ट्स याद करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखे हैं। यहाँ देखिए, ये विलियम शेक्सपियर है, यहाँ आपको उनका सारा 3700 का 37 प्ले शुरू से सारा मिल जाएगा। सबसे पहले कौन लिखा, फिर कौन लिखा, फिर कौन लिखा, फिर कौन लिखा, ये आपको टोटल मिल जाएगा 37 तक। ठीक है, उसके बाद ये 2 प्ले जो है ये किसी के साथ मिल करके लिखा है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ कार्डिनी जॉन फ्लेचर के नाम के साथ मिलकर के लिखा है, द टू नोवेल्स किंग में, जो कि ये भी जॉन फ्लेचर के साथ ही मिलकर के लिखा है। तो इसीलिए 37 इनका अपना है, बाकी 2 प्ले कॉन्ट्रीब्यूशन में लिखा है, हम सारा यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए इसे हम फिर से लौटेंगे जब फैक्ट्स की बात करेंगे। अगला बंदा है, अगला नाम जिनका आता है वो है हमारे बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन ये ड्रामेटिस्ट थे और उनके हिसाब यहाँ पे देखते हैं उनसे 9 साल छोटे थे। विलियम शेक्सपियर 64 और इनका 73 में। ठीक है, बेन जॉनसन के बारे में क्या लिखा, ये मतलब अच्छे खासे प्लेस रखते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ उन्होंने लिखा है, काफ़ी। ही वॉज काइंड ऑफ वेल एजुकेटेड। फॉर 25 ईयर्स ही वॉज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ लंदन। क्या लिखा हुआ कि लिटरेचर में डिक्टेटर थे एक तरह से लंदन के, मतलब इनके आगे कोई टिकता ही नहीं था। ठीक है, अच्छा, ये 2 चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कहे टू रीस्टोर द क्लासिक फॉर्म ऑफ ड्रामा। ये भी देखिए यूनिवर्सिटी क्या बोले थे, यही बात कि नहीं, जो हमारा बाप दादा लिख करके गया है
क्लासिकल चीज़ हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक। अभी तुम जो फालतू फालतू ला रहे हो सब नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। तो ये भी बंदा, ये भी जो थे बेन जॉनसन, उन्होंने भी यही काम किया। ये क्या करना चाहते, ये भी रिस्टोर करना चाहते थे क्लासिक फॉर्म ऑफ ड्रामा को, ठीक। और दूसरा काम क्या करते थे, टू कीप द स्टेज फ्रॉम इट्स डाउनवर्ड कोर्स। हुआ क्या कि जैसे ही विलियम शेक्सपियर गायब हुए, मतलब 1616 में डेथ हो गया उनका, या उससे पहले प्ले लिखना छोड़ दिया होगा, तो जो डाउनवर्ड हो गया, मतलब जो प्ले था ना वो लिखना कम हो गया। ऑब्वियस बात है, मतलब मेन फिगर मर जाएगा, ठीक है, या ख़त्म हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो थोड़ी ना अब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, बीपीएससी में जब के पाठक थे, ठीक, कितना सारा चीज़ धर 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 फास्ट फास्ट हो रहा था, उनका ट्रांसफर हो गया। अब अभी देखिए किस तरह से लोचा लग रहा है। तो उसी तरह हुआ था उस टाइम में भी कि विलियम शेक्सपियर थे, प्ले फर्स्ट क्लास चल रहा था, सारा चीज़ लिटरेचर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनका डेथ हुआ सारी चीज़ें क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई, सारा चीज़ ये हो गया। तो ये बहुत कोशिश किए दो चीज़ का, कि हम क्लासिकल फॉर्म ऑफ ड्रामा को रिस्टोर कर दें, और दूसरा ये जो ड्रामा का डिक्लाइन हो रहा है ना, उस डिक्लाइन को होने से बचाएं। ऑब्वियस बात है कि ये फेल कर गए, अकेला क्या ही कर लेते, ठीक है। ये देखा अपीयरेंटली ही फेल्ड, ठीक है। द रोमांटिक स्कूल फिक्स्ड इट्स होल्ड मोर स्ट्रांगली देन एवर, यानी कि अब रोमांटिक पीरियड शुरू होने लग गया था। जैसे एक चीज़ बताइए, हम पूछ लेते हैं, हालांकि रोमांटिक पीरियड हम पढ़े नहीं, फिर भी आई जस्ट अज्यूम कि आपको ये पता होगा। रोमांटिक पीरियड की स्टार्ट जो है ना, एक वर्क से होती है, उस वर्क का नाम बता दीजिए बस। लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड कब स्टार्ट हुआ, कब पब्लिश हुआ था इनफैक्ट? 1798 में। और किसका किसका वर्क था उसमें? ये था विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ ठीक है, उसमें एस टी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का भी था। अच्छा एक बात बताइए कि उसमें किसका ज़्यादा वर्क था, एस टी मतलब किसका ज़्यादा पोएम था, एस टी कॉलेज का या वर्ड्सवर्थ का? विलियम वर्ड्सवर्थ था। और एस टी कॉलेज का एक बहुत 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 फेमस पोएम था जो कि उसमें था, उसका नाम आपको बताना है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर होता है, जिसमें वो लोग जो है, खैर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये अच्छा था, ये अच्छी आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हुआ क्या कि अब जो है वो सारा चीज़ आने लग गया था, मतलब धीरे धीरे। अच्छा आप जब रोमांटिक को पढ़ेंगे ना, तो प्री रोमांटिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होने से पहले, मतलब वो जो लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था 1798 में, उससे पहले ही जो है ना रोमांटिक वेव शुरू हो गया था, भले ही उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, ठीक है। ठीक है, ये द स्टेज में स्विफ्टली टू एन एंड एज सैड एज दैट ऑफ अर्ली ड्रामेटिस्ट, मतलब कि जिस तरह से विलियम शेक्सपियर से बहुत पहले हालत था प्ले का, ड्रामा का, उसी तरह से अब होने लगा, ठीक है। नेवरदलेस हिज इन्फ्लुएंस लिव्ड एंड ग्रीव मोर पावरफुल टिल एड लार्जली, छोड़िए सब, ठीक है। एक चीज़ हम इनके बारे में बताए थे, बेन जॉनसन के बारे में, ठीक है। था क्या कि ये बड़े गरीब किस्म के आदमी थे, मतलब पैसा नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये पैसे के लिए ही जो है एक लेडी से शादी किए थे, जो कि लगभग इनके मम्मी की एज की थी, ठीक है। इतना एज था, लगभग 12-16 साल से इनसे बड़ी रही होंगी, मतलब माँ की एज की है, तो आप समझ ही सकते होंगे। किस लिए शादी किया था भाई, ताकि प्रॉमिस किया गया था उधर से, लड़की साइड की तरफ से, कि हम आपको 300 या 400 पाउंड देंगे पैसा। तो इसीलिए इन्होंने जो है अपने से बहुत बड़ी लेडीज़ से जो है शादी किया था। फिर उस पैसे से जो है इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोला था, हालांकि वही प्राइवेट स्कूल नहीं चला, बंद हो गया। जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो बड़ा आपको जो है ना अफसोस आएगा। मैं इनके बारे में पढ़ा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ये, ठीक। अब हुआ क्या कि इन्होंने 2 वर्क लिखा था, एक द आइल ऑफ डॉग्स और एक ईस्टवार्ड हो। हुआ क्या कि इसमें कुछ किंग जेम्स के बारे में उल्टा पुल्टा लिख दिया। किंग जेम्स वन को जब भी बोला जाए तो आपको 1611 याद आना चाहिए, 1611, और बाइबल याद आना चाहिए, कि जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ बाइबल है वो किंग जेम्स 1 के बाद टाइम में ही स्टार्ट हुआ था। तो इसी के बारे में इन्होंने कुछ लिख दिया, मतलब सच ही लिखा होगा, इनको बुरा लग गया होगा, ईस्टवर्ड हो और द आइल ऑफ डॉग। तो इसकी वजह से क्या किया, इनको उठा करके धर दिया जेल में, जब बेटा, ठीक है। अकेले नहीं, 2-3 के साथ धर रखा था। ईस्टवर्ड हो, द आइल ऑफ डॉग जो है इनका अकेला का वर्क नहीं था, किसी और के साथ मिल करके लिखा था। तो इन दोनों वर्क की वजह से जो है इनको थ्रोन इनटू प्रिजन, है ना, जेल में जो है रख दिया गया था, ठीक है। अच्छा इनका एपिटाफ है ओ रेयर बेन जॉनसन, एपिटाफ यानी कि जो मरे हैं वो, और वहाँ जो ग्रेव स्टोन लगा हुआ है उसी ग्रेव स्टोन पे ये लिखा हुआ है ओ रेयर बेन जॉनसन, बस इनका यही एपिटाफ है। और विलियम शेक्सपियर का आप एपिटाफ पढ़िएगा ना तो बहुत हंसी लगेगा, अगर आप समझ जाएंगे तब। मैं पढ़ा हूँ और मुझे इनफैक्ट पढ़ना अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हंसी आएगी आपको अगर आप समझ जाएंगे तो, कि उनके एपिटाफ में क्या लिखा हुआ विलियम शेक्सपियर के। इनके एपिटाफ में ये लिखा था ओ रेयर बेन जॉनसन, कि तुम रेयर थे,
ठीक है, तुम्हारे जैसा अब कोई दोबारा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। जॉनसन्स वर्क इज इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ शेक्सपियर एंड ऑफ लिटिल एलिजाबेथ, कि इनका जो है ना प्ले जो है, ये वर्क है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट में अलग है, डिफरेंस है। कैसे भैया? शेक्सपियर से और लेटर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट से, ठीक है। अलोन ही फाउट अगेंस्ट द रोमांटिक टेंडेंसी ऑफ द, मतलब ये नहीं चाहते थे कि रोमांटिसिज्म आए, रोमांटिक आए, क्योंकि रोमांटिक में बेसिकली क्या था कि अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना, जो भी तुम्हारी फीलिंग है चाहे वो फालतू ही क्यों ना हो, ठीक, उसको एक्सप्रेस करना, तो वो रोमांटिक फीलिंग थी। ये चाहते थे क्या कि क्लासिकल स्टैंडर्ड चले भैया, जो हमारे बाप दादा करके लिख करके गए हैं, मस्त मस्त चीज़, अच्छा चीज़, नॉलेबल अच्छी, मोरल चीज़, वो चले। रोमांटिक टेंडेंसी के खिलाफ ये लड़े थे। अब आ जाता है कि उनकी कॉमेडी थी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, ये बेसिकली सटायर था। और ये एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर क्लास के स्टार्टिंग में हम बता दिए थे, ठीक है। ये था इनका पहला कॉमेडी, बेसिकली ये इसका सीक्वल है, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सब सटायर था। सेकेंड है आपका ये सिथियाज रेवेल्स, और थर्ड था आपका पोएटेस्टर। ये तो आपको एकदम याद होना ही चाहिए, अगर बाकी का 3 भूल जाते हैं तो फिर भी कभी कभी काम चल जाएगा, लेकिन ये जो है ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये तो एकदम याद रहना ही चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। सिथियाज रेवेल्स है, पोएटेस्टर एक, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोएटेस्टर, ठीक है, इसका बहुत जगह आपको मिलेगा। हाँ, ये सिंथियाज रेवेल्स आपको मिले ना मिले वो दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन ये आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और द पोएटेस्टर मिलेगा। और अभी से आते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, तो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर होगा। आगे चलते हैं कि इन्होंने 2 कॉमेडी भी लिखी थी, ठीक है, 3 कॉमेडी इनफैक्ट। एक वॉल्पोन था, इसी का दूसरा नाम है द फॉक्स, ठीक है। दूसरा था द अल्केमिस्ट, ठीक है, द अल्केमिस्ट। और तीसरा था ईपी सीन, या इसी का नाम था द साइलेंट वुमन। तो 3 इनका कॉमेडी है, देखिए 3 का 2 नाम है, एक नहीं सॉरी 2 का 2 नाम है। एक वॉल्पोन है, या इसी को द फॉक्स कहिए, दूसरा था द अल्केमिस्ट, और तीसरा है ईपी सीन, ठीक। अच्छा, अगर क्वेश्चन सेट करने वाला के पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो आपको इस तरह से पगलाएगा, ठीक है। ये तो इनका कॉमेडी हो गया, ठीक है। और मॉडर्न टाइम पीरियड में 21st सेंचुरी में, अभी इस सेंचुरी में द अल्केमिस्ट नाम का एक बहुत फेमस किताब लिखा है, बताइए किसने लिखा है? हम पढ़े भी हैं, मेरे पास है वो किताब, बहुत पहले पढ़े थे, 2021 में ही पढ़े थे। द अल्केमिस्ट लिखा है पोलो कोयलो ने, बड़ी अच्छी किताब है, सेंटियागो के बारे में कहानी है, बहुत अच्छा किताब है। इनफैक्ट आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ समझ में आएगा, बहुत अच्छा किताब है। एक तरह से आप कहिए कि रियलिटी पर बेस्ड है, पतली सी किताब है, 150-200 पन्ने की होगी। द अल्केमिस्ट नाम है उसका, पोलो कोयलो ने लिखा है, ठीक। और ये अल्केमिस्ट इनका कॉमेडी है, ठीक। एपिसिन ये हो गया। 2 इन्होंने ट्रेजिडी लिखा था, सेजानस और कैटेलिन, ठीक है, इसको आपको भी याद रखना है, ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक। सेजानस और कैटेलिन 2 इनका ट्रेजिडी, ये दोनों कॉमेडी है, और ये सब सटायर है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिथनियाज रेवेल्स और द पोएटेस्टर, ये सब सटायर है। ये कॉमेडी है आपका वॉल्पोन या फॉक्स, द अल्केमिस्ट और इपिसिन और साइलेंट वुमन। और ट्रेजिडी हमारा हो गया आपका सेजानस या कैटेलिन। यहाँ पर हम पब्लिशिंग डेट भी रख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ है जिसमें आपको फंसा सकता है, और इवन अच्छे अच्छे लोग फंस सकते हैं। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दिया होगा 6 to 8 में, ठीक, रॉबर्ट ब्राउनिंग से एंड्रयू डेल सार्टो और फ्रा लिप्पी। ये क्या है भैया? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग ना, मतलब बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है ना, एलिजाबेथ, हाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग के बाबू कहा जाता है, कि इस बंदे ने ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत लिखा है, बहुत सारा लिखा है, कम से कम 12-15 से ज़्यादा है। तो उसमें 7-8 इम्पोर्टेंट है, और उसी 7-8 इम्पोर्टेंट में से 2 आपको पूछ लिया था, एंड्रयू डेल सार्टो और फ्रा लिप्पी, ठीक। जब हम पढ़ेंगे उनके, मतलब जहाँ वहाँ जाएंगे ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग को किस पीरियड में आप फाइंड करिएगा? अरे मिल्टन किस एज में था बताइए ना? प्यूरिटन एज, हाँ। जब हम प्यूरिटन एज पढ़ेंगे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग आएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग के नाम से ये याद आ गया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को एक लड़की से प्यार था, इसका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग था। उसका बाबू बोला कि देखो इसे शादी भी मत करो, ठीक है, इसे तुम शादी कर नहीं सकते हो। ये बोला कि ना हम प्यार करते हैं, उससे शादी करेंगे। फिर क्या हुआ, ये दोनों भाग गए इंग्लैंड से भाग करके शादी ब्याह कर लिए और इटली में ही रह गए, ठीक। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी एक लिटरेरी फिगर है, उन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारा चीज़ आता है हमको, आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे, टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकल जाता है। देख रहे हैं अभी ये आपको 2 घंटे हो गए, बोल के ना मेरा मुँह सूखने लगा। चलिए आगे, तो
बेन जॉनसन के बारे में हमने इतना देख लिया कि उनका स्टाइल देख लिया, कॉमेडी देख लिया, ये देख लिया। तो जिस तरह हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, उसी में से 2 आपको एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है, एंड्रयू डेल साल्टो और फ्रा लिपोलिपि। अगर आपको याद है तो ठीक है, तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। दिखा दूँ क्या? दिखा ही देता हूँ, चीज़ें याद रहेगी ना तो बेहतर रहेगा। 6 to 8 वाला क्वेश्चन यहीं पे तो है, मैं कहाँ खोज रहा हूँ, सर्च मार लेते हैं क्या, DEL डेल लिखेंगे आ जाएगा, ये जे लिखिए, 73 नंबर मिला है ना। क्या लिख रहा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रिया डेल साल्टो और फ्रा लिपोलिपि। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारा ढेरों ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, उसमें से ये 2 आपको पूछ लिया, ठीक। तो उसी तरह पगलई करेगा ना, पगलई करेगा तो आपको ये पूछ लेगा, ये इस बंदे ने बेन जॉनसन ने बहुत सारा मास्क लिखा है, मास्क। अब मास्क क्या बला है भैया, देखिए मास्क होता क्या था बेसिकली, ये किसी किंग या क्वीन के लिए लिखा जाता था, मतलब उसके सामने में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक। उसके किसी चीज़ को जो है ना बड़ाई किया जाएगा, आप बहुत ग्रेट हैं या कुछ भी, थोड़ी देर का होता था, उसी को मास्क बोलते थे। मतलब बेसिकली उस महल में, पैलेस में जो है ना उसको एक्ट किया जाता, छोटा सा होता था और वो राजा या रानी के लिए हुआ करता था, तो उसी को हम मास्क बोलते हैं, ठीक। तो बेन जॉनसन ने बहुत सारा मास्क लिखा है, बेन जॉनसन ने बहुत सारा मास्क लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाला उठा लें, बहुत सारा था, जैसे द सेटिर, ये मास्क है, द पेनेट्स, ये मास्क है, मास्क ऑफ ब्लैकनेस मास्क है, मास्क ऑफ ब्यूटी, ह्यू एंड क्राई आफ्टर क्यूपिड, ये पूछ लेता है कभी कभी, द मास्क ऑफ क्वींस। तो ये सब मास्क है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको 2 दे देगा और पूछेगा कि दीज फेमस मास्क आर रिटन बाई, तो बेन जॉनसन होगा, ठीक है। जैसे अभी हम आपको दिखाए थे ना कैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग से पूछ दिया था, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बहुत है, उसी तरह मास्क भी इन्होंने बहुत सारा लिखा, उसमें से ये इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ the difficulty of question and depth of question they ask in TRE3. Give me some time, I'm tired, I need to drink some water. लाइन आ गया, ऐसे पसीने छूट रहे थे मेरे, अब कट भी गया। चलिए, अब 2 नाम आता है, बीमंट एंड फ्लेचर। फ्लेचर को आप यहाँ पे देखिएगा, ये विलियम शेक्सपियर के साथ मिल करके भी लिखे थे, ये फ्लेचर बाबा है ना, ये 2 जो लिखा है वही बीमंट एंड फ्लेचर है, ठीक है। तो इनका 2 इन्होंने साथ, अब जब भी इनको पढ़ेंगे तो साथ ही पढ़िएगा, ये दोनों साथ ही लिखे हैं, एक तरह से दोस्त कहिए। इनका 2 फेमस वर्क है, एक फिलास्टर है, ठीक, और द मेड्स ट्रेजेडी है। अच्छा, इनका भी एक पोइटेस्टर है, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नाम है, तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन बना करके कि बेन जॉनसन का पोइटेस्टर है और इन दोनों का, बीमंट एंड फ्लेचर का है क्या, फिलास्टर, द मेड्स ट्रेजेडी, ठीक। जॉन वेबस्टर का 2 बहुत 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 फेमस वर्क है, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत बार पूछा है, ये जॉन वेबस्टर का 2 है, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी। और बेसिकली ये सब ट्रेजेडी है, खून खराबा वाला, ठीक। ये बेसिकली दोनों ट्रेजेडी है, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, ठीक। जॉन वेबस्टर का ये पूछता है, बहुत बार पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है ये दोनों। ये तो और पूछता है पागलों की तरह, द डचेस ऑफ माल्फी, इसमें का तो कैरेक्टर भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। और ये वाइट डेविल, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। अगला नाम आता है हमारा थॉमस मिडल्टन का, उतना बड़ा नाम नहीं है। इनका 2 वर्क है, द चेंजलिंग एंड वुमन वी वेयर वीमेन, ये यानी कि महिलाओं से जो है ना सतर्क रहो, विमेन वी वेयर वीमेन, ये वर्क इनका पूछ लेता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये कभी ये नहीं भी पूछता है, लेकिन ये कभी कभी ना पूछ लेता है। थॉमस मिडल्टन का है वुमेन बी वेयर वीमेन, ठीक है। अगला नाम आता है हमारा थॉमस हेवुड का, ठीक है। थॉमस हेवुड का है ए वुमन किल्ड विथ काइंडनेस, द फेयर मेड ऑफ द फिर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भी पूछता है, ठीक। अगला नाम आता है फिलिप मैसेंजर का, द ग्रेट ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, द वर्जिन मार्टर, द मेड ऑफ ऑनर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आपने देख लिया। जॉन वेबस्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ने पूछता है, ये द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, इसका आप समरी भी देख सकते हैं। बीमन फ्लेचर का आपने देख लिया, ये को एक साथ लिखा हुआ वर्क है, फिलास्टर एंड द मेड्स ट्रेजेडी, ठीक है। फ्रांसिस बेकन, अभी तो पेज नंबर 7 ही है, 11 पेज और बचा हुआ है। टाइम हो गया हमारा, ठीक है। अगले दिन जो है, मुझे लगा था कि मैं इन सब को कवर कर लूँगा, लेकिन जब बताना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है ना, जो कि
इस नोट से भी बाहर है, कनेक्ट करने के लिए, बताने के लिए। तो इसी वजह से जो है आज हम लोग 6 पेज तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट डे से जो है हम इनका पेज नंबर 7 से चलेंगे। और ये फ्रांसिस बेकन, आई लव दिस गाय, ठीक है, आई लव दिस गाय, इन्होंने जो एसेज लिखा है ना, मेरे पास है इनके बहुत सारे एसे का बुक ही है, गजब कैसे। मैं आपको उस दिन कुछ ऐसे भी इनका पढ़ करके बताऊंगा, मतलब बेसिकली 4-5 लाइन से बताऊंगा। फ्रांसिस बेकन से जो है हम लोग अगले दिन चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है ना हम देख लेते हैं कर्सरली, मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से, ठीक है। इसको हम रोक देते